अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू ऑडियो नॉवल बुक इंतखाबे मन के पार्ट 8 आई थिंक के साथ हम हाजिर हैं। नावल इंतखाबे मन बाय राबिया ज़िशान पार्ट 8 को रीड आउट करेंगे। इसके साथ ही हम आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा हमें अब तक हमने इसकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट की है, हमें अच्छा लग रहा है नावल, तो वो रिकॉर्ड कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा है, वो भी लास्ट में रीड कीजिएगा। इसके साथ ही अगर आप लोग दिया ज़रा की नावल दिल यार को बुक फॉर्म में ख़रीदना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में दी गई ईमेल पर रब्ता करें। चलें स्टार्ट लेते हैं। फरवा के ससुराल वाले अब शादी के लिए जोर दे रहे थे। पहले माहिमा के साथ होने वाले वाक़ये की वजह से इन्हें डिलेट करना पड़ा था, मगर अब नेक्स्ट मंथ में तकरीबन फाइनल ही था। माहिमा और हान के निकाह को 10 दिन हो चुके थे। इनके कमरे के हालात का तो पता नहीं, मगर इतना ज़रूर हुआ था कि हान की झिझक घर में कुछ हद तक कम हुई थी। अब वो नाश्ता और कभी कभी कभार जल्दी लौट आता तो डिनर भी सबके साथ करता। महिमा भी बहान के खाने पीने से लेकर इसकी चीज़ों तक सबका ख्याल रखती। अब जाने ये बीजान की कड़ी निगरानी का कमाल था या वो एक बार फिर खुद को हालात के धारे पर छोड़ ज़िंदगी की डगर पर वापस आ गई थी। अलबत्ता ज़ारून से इसकी नाराज़गी वैसे ही बरकरार थी। सब मुतमईन थे कि आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। खुशियाँ जैसे शाह वेली में बहुत मुख्तसर वक्त के लिए आती थी। मामूल का एक दिन था जब वो सब सर जोड़े अगले महीने मुतवक्का फरवा की शादी की प्लानिंग्स में मसरूफ़ थे। साथ ही वो अपने अपने फेवरेट ब्रांड के ऑनलाइन ड्रेसेस भी देख रही थी। जब भी लॉन में पड़ा फ़ोन बचा। फरवा ने हाथ बढ़ाकर फ़ोन उठाया, मगर आगे से मिलने वाली इत्तला पर इसका दिल बंधा होने को था। रिसोर्सेज इसके हाथ से छूट गया। वेट रिसीवर आई थिंक इसके हाथ से छूट गया। या अल्लाह खैर, क्या हो गया? किसका फ़ोन था? इरहान ने जल्दी से आगे बढ़कर रिसीवर उठाकर कान से लगाया, मगर लाइन कट चुकी थी। फरवा, किसका फ़ोन था? बताओ भी, क्या हुआ है? वो मीर ज़ारून गोली। इसका आधा अधूरा जुमला सबकी जान निकालने को काफ़ी था। क्या हुआ है मीर शाह को? और ज़ारून कहाँ है? किसको गोली लगी है? हॉस्पिटल से फ़ोन था। मीर को गोलियां लगी हैं और शायद ज़ारून को भी। क्या वो सब चीख पड़ी? उष्णा तो सुनते ही गिर पड़ी, जबकि हुरिया को शहाना बेगम ने संभाला। लम्हों में वहाँ अफरा तफरी फैल गई। कुछ देर पहले वहाँ इनके कह के गूंज रहे थे, अब वहाँ मातम का समा था। बीजान बरबरी रेत की मानी सोफे पर ढेकी। कुछ देर बाद मराद भागता हुआ वहाँ दाखिल हुआ और इस वक्त पुलिस यूनिफॉर्म में ही था। मतलब इसको भी इतला मिल चुकी थी, इसलिए ड्यूटी छोड़ता भागा आया था। मुराद, क्या हुआ बेटा? मीर तो सुनते दिनों से आई थिंक इतने दिनों से घर पर नहीं है। और ज़ारून वो कैसे पहुंचा इसके पास? क्या हुआ है बेटा? कुछ तो बताओ। रिलैक्स, आप सब रोना तो बंद करें, सब ठीक है। मैं हॉस्पिटल ही जा रहा हूँ, आप लोग दुआ करें, बाकी तो वहाँ जाकर पता चलेगा। जितना मुझे मालूम हुआ है, मीर भाई अपनी किसी सीक्रेट मिशन पर थे, वहाँ इंजर्ड हुए हैं। ज़ारून कैसे पहुँचा या इसके साथ ये सब कैसे हुआ, ये तो जाकर ही पता चलेगा। वो सब भी जाने के लिए वजीद थी, मगर वो इन्हें सख्ती से मना करके घर ही रुकने की हिदायत करता वहाँ से निकला। बाकी सबकी बात और मगर मुराद शाह से बहस फजूल थी। इसके अपने ही ज़ाब्ते थे जिनकी खिलाफ वर्जी कोई नहीं कर सकता था। वो सब वहीं बैठ गई कि हान या अरमान में से कोई आए तो बात बने। एक बहुत खतरनाक ऑपरेशन के दौरान मीशा को 2 गोलियां लगी थी। हालांकि वो पहले से जानता था कि इस मिशन पर किसी की जान भी जा सकती है, मगर वो मीशा ही क्या जो पीछे हट जाए। वो तो बिला खौफ वो खतर टकरा जाता था, खतरों से भिड़ जाता था, इन तूफानों से जो इसकी राह में रुकावट बनते थे। सफ़ा हस्ती से मिटा देता था इन दुश्मनों को जिस वतन अजीज़ की तरफ मैली आंख से देखते थे। इसके डिपार्टमेंट वाले भी शेर जैसा जिगरा रखने वाले अपने दिलेर ऑफिसर को कुछ नहीं होने देना चाहते थे। इसलिए उन्होंने ज़ारून से कॉन्टैक्ट किया था कि इनमें से तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो मीशा को जाने का कह पाते। वो सब 2 गोलियां लगने और इतना खून बह जाने के बावजूद इसकी कुव्वत बर्दाश्त पर हैरान थे कि जिसके मुंह से सी भी नहीं निकला था, और शायद वाकई फुलाद था। मुल्क को कौम के मुहाफ़िज़ों को ऐसे ही निडर और मौत की आंखों में आंखें डालकर बात करने वाला होना चाहिए था। इसकी ऐसे ही शानदार कारनामों की वजह से सब इससे मरऊब थे। वो मिसाल था अपने डिपार्टमेंट में सब के लिए। जवान मर्द की हिम्मत और शुजाअत की लाजवाब दास्तान था। आप सर को ले जाएं प्लीज़, हालात अब पूरी तरह हमारे कंट्रोल में है, बाकी हम देख लेंगे। सर अपना काम कर चुके हैं, हम ऐसे एफिशिएंट ऑफिसर को हरगिज़ खोना नहीं चाहते। ज़ारून मुश्किल से लेकर निकला, जाने मुखालफिन को कैसे भनक पड़ गई। उन्होंने गाड़ी पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में गोली ज़ारून के बाजू में लगी, मगर वह फुर्ती से वहाँ से निकलने में कामयाब हो चुका था। उष्णा को होश नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ मीशा ऑपरेशन थिएटर में था। अरमान ज़रा घर आया तो उसे सुकून का इंजेक्शन लगा दिया कि अभी वो सोई रही। से संभालना मीशा का ही काम था, बाकी तो किसी से बहलाती ही ना थी। महिमा का अलग रो रो के बुरा हाल था, जबकि हुरिया तो जैसे पत्थर हो चुकी थी। ऐसी ही सिचुएशन से वो पहले भी गुजर चुकी थी, जब वो इससे ऐसे ही तड़पने के लिए छोड़कर खुद भी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था।
था। आज फिर इसी अजियत से दो चार थी। वो नाराज़ था मगर इसके सामने तो था इसकी सारी बेरुखी और कुछ अदाइयों समेत वो इसे दिलो जान से प्यारा था। मुराद ने जब बोला तो अरमान आकर इन्हें लेकर गया था। उष्णा चौंके बेहोश थी। ऐसे में इसे अकेले को छोड़कर जाना मतलब मीशा के हाथों मरना था और हुरिया की हालत भी बहुत ख़राब थी। इस हालत में इसके लिए ज़्यादा रोना स्ट्रेस लेना बिल्कुल भी ठीक ना था। सो महिमा को भी हुरिया की वजह से रुकना पड़ा, वरना वो उठ के अपने भाई के पास आना चाहती थी मगर इसको अपने भाई की मोहब्बत और इसके आने वाले बच्चे का भी तो ख्याल रखना था। उष्णा तो होशो हवा से बेगाना थी जबकि महिमा और हुरिया बिलबिल रोती एक दूसरे को सहारा देने की कोशिश कर रही थी। महिमा मुश्किल से हुरिया को आराम करने का बोलती से ज़बरदस्ती लौटा कर खुद वजू करके नवाफल अदा करने अपने कमरे में चली गई। मगर आराम किसे था, वो तो पल पल मर रही थी। एक रात की वो सुहागन अब तक जाने कितने दुख उठा चुकी थी। अभी तो जिंदगी को ढंग से जिया ही नहीं था इसने कि वैसे यूं तिल तिल मरने के लिए छोड़कर खुद इस दुनिया से दूर था। इसका दिल बुरी तरह घबरा रहा था। हॉस्पिटल से कोई खैर खबर नहीं आई थी। या अल्लाह ज़ारून को कुछ ना हो, प्लीज़ मुझे इतनी बड़ी आजमाइश में मत डालना और मीर भाई पर भी अपना रहम कर। इन दोनों को अपनी रहमत के ख़जानों से ज़िंदगी बख्श दे। वो यूं ही दुआएं करती भटकती रूह की तरह फिर से बाहर आ बैठी। कब से वो ऐसी परेशान बैठी थी जब ज़मान शाह हाँफता हुआ हवेली में दाखिल हुआ। वो महिमा वाले वाक़े के बाद आज हवेली आया था। क्या हुआ मीर और ज़ारून को? बाकी सब कहाँ हैं? हुरिया को समझ ना आई इसे कब किसी चीज़ का होश था। वो सब हॉस्पिटल में हैं और अभी तो कुछ पता नहीं वहाँ क्या सूरत हाल है। वो बामुश्किल आंसू रोक के बोल पाई, ओके फिर मैं हॉस्पिटल ही जाता हूँ। वो जल्दी से वापसी के लिए मुड़ा, फिर अचानक रुक गया। आप चलेंगे हॉस्पिटल? इसने रुक कर हुरिया से पूछा। भला वो कैसे इनकार कर सकती थी? ज़ारून के पास जाने से वो बिना अपनी हालत पर गौर किए चादर ठीक करती साथ हो ली। ज़ारून अल्लाह का शुक्र था ठीक था। गोली निकाल कर बैंडेज कर दी गई थी मगर मीरशा के बारे में डॉक्टर्स मुतफक्कर थे। ब्लड काफ़ी बह चुका था। वो अभी ओटी में ही था जब डॉक्टर बाहर आया। हमें फ़ौरन ब्लड चाहिए वरना खतरा मजीद बढ़ जाएगा। मुराद और हान का ब्लड ग्रुप मीशा से मैच था, वरना इतना इमरजेंसी में वो नेगेटिव अरेंज करना मुश्किल हो सकता था। चलो हमें तो ऐसा लग रहा है जैसे जितने भी हम नावल पढ़े हैं ना सब में वो नेगेटिव ये लोगों का ग्रुप। हालांकि ये इतना रेयर ग्रुप है ना कि इतनी आसानी से नहीं मिलता, लेकिन नावल्स में हम पिछला नावल पढ़ा उसमें भी वो नेगेटिव, ये भी वो नेगेटिव। आपको जितना ब्लड चाहिए निकालें, हमारे जिस्म का चाहे आखिरी कतरा भी निचोड़ लें मगर हमारे भाई को कुछ नहीं होना चाहिए। इंशाल्लाह हम कोशिश करें, आप दुआ करें। सबकी जान सूली पर लटकी हुई थी। हान को भी जैसे ही खबर मिली थी वो सब काम छोड़ता वहाँ पहुँचा था। तब से वो और मुराद टिक कर नहीं बैठे थे। अरमान अंदर आया था डॉक्टर्स के साथ। हान बेटा हवेली फ़ोन करके ज़ारून के मुतालिक बता दो। महिमा और हुरिया ने अपना हशर बिगाड़ लिया होना तो रोके अब तक। और उष्णा का भी पूछो, सो रही है ना? अहान ने हवेली का नंबर मिलाया, बेल जा रही थी मगर रिसीव नहीं हुआ। अहान ने दोबारा नंबर मिलाया मगर जवाब नहीं मिला। इससे तशवीश हुई। फिर नंबर मिलाया तो दूसरी बेल पर कॉल उठा ली गई। शुबाना महमा कहाँ है और कोई फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा? साहब मैं क्वार्टर में थी, मेरा बच्चा बीमार था और महमा बीबी कमरे में है, मैं बुलाती हूँ। अगले ही पल महमा कॉल पर थी। हान वहाँ सब ठीक है ना? मीर भाई ज़ारून भाई सब ठीक है ना? वो बेताबी से गोया हुई। इसकी आवाज़ में आंसू की मेजिश महसूस करके हान का दिल बेचैन हुआ। जानता था चिड़िया जितना दिल रखने वाली लड़की ने रो रो के खुद को नढाल कर लिया होगा। ज़ारून भाई बिल्कुल ठीक है मगर मीर भाई की हालत तशवीशनाक है। इनके लिए दुआ करो। हुरिया भाभी को हौसला दो और उष्णा भाभी का भी ध्यान रखना। मैं थोड़ी देर तक आता हूँ आपको लेने। अब मजीद एक आंसू भी बहाया तो आके अच्छे से खबर लूँगा आपकी। जी। वो गड़बड़ा कर फ़ोन काट गई। हुरिया किधर हो भाई? हुरिया वो इससे आवाज़ें लगाती इसके कमरे में आई मगर वो वहाँ होती तो बोलती, किधर चली गई हो यार? इधर ही तो छोड़ के गई थी। वो जल्दी से नीचे आई। शबाना हुरिया किधर है? पता नहीं बीबी, मैं तो अभी क्वार्टर से आई हूँ। फिर कुछ ही देर में इन दोनों से पूरी हवेली छान मारी। माय गॉड, कहीं अकेली तो नहीं निकल पड़ी झांसी की रानी? वो जल्दी से गेट की तरफ आई। चौकीदार से इस तफसार पर पता चला कि वो थोड़ी देर पहले जमान के साथ हॉस्पिटल गई हैं। जमान महिमा का रंग फक्कू है इसका नाम सुनते ही। वो क्यों आया था? शायद इसे भी पता चल गया होगा इस बारे में। वो जल्दी से अंदर आई कि हॉस्पिटल इन्फॉर्म कर दे हुरिया के बारे में। इसने जल्दी से हान का नंबर मिलाया। अस्सलाम वालेकुम। हान ने कॉल रिसीव करते ही सलामती भेजी। हान हुरिया हवेली में नहीं है। महिमा ने हड़बड़ी में सलाम का जवाब भी न दिया। क्या? कहाँ चली गई? वो जल्दी से सबसे थोड़ा दूर हटा। आप कहाँ थी और आपके साथ नहीं थी क्या? वो मैं इनको कमरे में छोड़कर नवाफल अदा करने गई थी। जब आपकी कॉल आई मैं सब जगह देखा नहीं थी। चौकीदार बता रहा था कि क्या महिमा कि वो अहान कौन? क्या हुआ? अहान कौन हवेली में नहीं है? मुराद जो इसके करीब था वो मतवज्जा हुआ। थोड़ी देर पहले जमान के साथ निकली हॉस्पिटल के लिए मगर यहाँ तो नहीं पहुँचे वो लोग। अभी हम फिर रास्ते में होंगे। खैर आप परेशान नहीं हो और कमरे में जाएं। उष्णा भाभी के साथ मैं देखता हूँ और आपको लेने भी आता हूँ।
भाई कितना टाइम लगेगा हॉस्पिटल पहुंचने में? बस 10 मिनट तक। वो खुश्क लहजे में बोला। हुरिया सीट से टेक लगाए आंखें मूंद की। आ तो गई थी मगर अब अजीब सा फील हो रहा था। जमान के लहजे में जो बेताबी और बेकरारी हवेली में नजर आ रही थी, अब वो कहीं मफकूद थी। इसका चेहरा बिल्कुल बेतासुर था। हुरिया मुख्तलिफ आयात का विर्द करती जारून की सलामती की दुआएं कर रही थी जब गाड़ी एक झटके से रुकी। मगर ये हॉस्पिटल तो नहीं था, ये एक सुनसान इलाका था। आसपास कोई आबादी ना थी। हुरिया का दिल नाखुशगवार तरीके से धड़का। ये आप मुझे कहाँ ले आए हैं? हमें तो हॉस्पिटल जाना था। मरीख पर तो नहीं ले आया, मुझे कुछ काम है इधर। अहान क्या हुआ है हवेली में? हुरिया भाभी जमान के साथ कुछ देर पहले निकली थी और जाने क्यों मुझे जमान का भरोसा नहीं। माय गॉड, हुरिया भाभी से ऐसी हमाकत की तवक्का नहीं थी मुझे। मुराद का अब सही मायनों में सर चकराया। पहले क्या टेंशन कम थी, यहाँ जो एक और मुसीबत निकल आई है। अगर जारून को भनक भी पड़ गई या इस बार जमान ने कुछ उल्टा सीधा किया तो जारून के हाथों इसे कोई नहीं बचा सकेगा। मुराद तुम इधर रुको, मैं देखता हूँ, शायद रास्ते में हो, और अगर मेरे निकलने के बाद भी इधर पहुंचे तो प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म कर देना। अहान जल्दी से हॉस्पिटल से भागा। सारे रास्ते इसकी सांसें अटकी रही। अगर वो महिमा को देख लेता, अगर फिर से कुछ नहीं, हरगिज़ नहीं। मैं महिमा पर अब इसकी परछाई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। रास्ते में ओवर स्पीड की वजह से इसका एक्सीडेंट होते होते बचा। मगर इसे तो जब से जमान की हवेली में आमद का पता चला था, वो अपने हवास में ना था। उड़कर महिमा के पास पहुंच जाना चाहता था। घंटे की मुसाफत वो 25 मिनट में तय करके आया था। गाड़ी के टायर हवेली के सामने चिड़चिड़ाए तो फिजा में दूर तक आवाज़ सुनाई दी। जल्दी से वो दाखिली दरवाजे की तरफ भागा। महिमा इसे सामने लाउंज में उष्णा के साथ नजर आ गई। उष्णा बुरी तरह पैनिक हो रही थी। महिमा की नज़र इस पर पड़ी तो जल्दी से उठ के इसके करीब आई। हान सब ठीक है ना? हुरिया पहुंच गई हॉस्पिटल? मीर भाई ठीक है? वो बिना सांस लिए सवाल पर सवाल किए जा रही थी। आज पहली बार हान का दिल इसकी कुर्बत के लिए मसला था। 9 साल में पहली बार इसके दिल ने इसके लिमस को महसूस करने की चाह की थी। पहली बार आज जिसके जिस्म से आशनाई की तमन्ना जागी थी, वरना तो वो इसके तखील से और फिर इसकी मौजूदगी से ही खुश था। मगर आज दिल किया कि इसे इतनी ज़ोर से सीने में समो ले कि दोनों के दिल आपस में सारे राज और न्याज कर लें, सारे इकरार, सारे इजहार खुद ही कर लें। बस अब भी से खुद में समोए सारी दुनिया से बेखबर हो जाना चाहता था। इसे पाने की चाह नहीं थी, मगर अभी से पाके खोने का ना तो इसमें हौसला था और ना वो किसी को ये करने देगा। मौत के सवाब इसे महिमा से कोई अलग नहीं कर सकता था। अहान, महिमा ने इस बुत बने खुद को देखते पाकर दोबारा पुकारा। हाँ जी। वो जैसे किसी गहरे ख्वाब से जागा। क्या हो गया? मैं कुछ पूछ रही हूँ आपसे। आप भाभी को ले और मेरे साथ चलें इधर। अकेले रहना ठीक नहीं आप दोनों का। वो इसके सवालों को नज़रअंदाज करते हुए बोले। जल्दी चलें भाई, शाह के पास चलें। मुझे इन्हें बहुत डांटना है, आप मुझे अभी ले जाएं। उष्णा हॉस्पिटल जाने का सुनते ही फुर्ती से गाल पूंछती उठी। अहान के लब धीरे से मुस्कुराए। वो जो सबकी जान हवा कर देता था, जिसके सामने कोई ठीक से बात नहीं कर पाता था, इसको यही लड़की डांट सकती थी। और तो किसी की इतनी जरूरत ना थी। यही शख्स का बख्शा हुआ मान था जो उष्णा के लहजे में बोल रहा था। जी ज़रूर भाभी, बल्कि मेरी तरफ से 2-4 लगा भी दीजिएगा। इसे कोई हक नहीं है हम सबको यूँ परेशान करने का। हान ने इसे और बढ़ावा दिया, जबकि वो अब हान के सामने नर्वस हो रही थी। महिमा चादर ओढ़े वापस आई तो वो लोग हॉस्पिटल के लिए निकले। उतरो थोड़ी देर बाद वो वापस आया तो हुरिया जो परेशान सी इसका वेट कर रही थी, इसके नए ऑर्डर पर मजीद हरासा हो गई। क्यों? हमें तो जाना है हॉस्पिटल। हुरिया से मारे खौफ के बोला भी नहीं जा रहा था। चले जाएंगे हॉस्पिटल भी, अभी उतरो नीचे। लेकिन इससे पहले वो मजीद कुछ कहती जमान ने हाथ बढ़ाकर इसे अपने साथ घसीटा। दिमाग ठिकाने पर है आपका? ये वक्त खौफजदा होने का नहीं था। वो खुद को छुड़वाने की भरपूर कोशिश कर रही थी। वो क्या करने वाला था इसके साथ, या अल्लाह रहम। मैंने बोला वापस छोड़ के आए मुझे। वापस छोड़ने के लिए थोड़ी ना लेकर आया हूँ। वो खबासत से मुस्कुराया। तो फिर क्यों लाए हैं? हुरिया ने नफरत से मुंह फेरा। जाहिर है तुम्हारे शोहर से बदला लेने के लिए बहुत शौक चढ़ा है इसे मुझसे पंगे लेने का। इसे लगा था इसने जो मेरे साथ किया मैं वो सब भूल गया हूँ। हरगिज़ नहीं। अपने जिस्म से उठती हर ठेस के साथ मैं अपना इरादा और भी पुख्ता किया था कि इसे ऐसी मार मारूंगा कि सारी उम्र अपने जख्म छांटता फिरेगा। इतनी देर से बस मौके की तलाश में था और अब जाके मौका मिला है हिसाब बराबर करने का। बहन तो इसने बचा ली, मगर बीवी को बदकिस्मती से नहीं बचा पाएगा। और अपनी बीवी का ऐसा हाल देखकर अगर वो बच भी गया तो अपने मरने की दुआएं करेगा। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, मैं भाभी हूँ तुम्हारी। हुरिया भी आप जनाब का तकल्लुफ छोड़ के सीधा तुम पर आई, क्योंकि सामने खड़ा इंसान बल्कि इंसानियत के मुंह पर धब्बा था और इज्जत के काबिल ही ना था। वो इसकी तरफ बढ़ा तो हुरिया चीखने चलाने लगी, मगर इस वहशी पर कोई असर ना हुआ। भागने के चक्कर में हुरिया का पाँव फिसला और वो बामुश्किल खुद को गिरने से बचा पाई। इंसान हो कि जानवर हो, देख नहीं रहे मेरी हालत ठीक नहीं है। हालत तो मजीद खराब होने वाली है तुम्हारी डियर भाभी। चीज़ तो खैर तुम भी कम नहीं हो और
इस वक्त तो वो और भी गजब ढा रही हो। ज़मान ने अवसप्रस्त लहजे में होंठों पर ज़बान फेरी। हुरिया का जी चाहा आगे बढ़कर इसका मुंह नोच ले, इस कदर अखलाक से घिरी हुई हरकत पर। वह कदम कदम इसकी तरफ बढ़ रहा था। उफ अल्लाह, कहीं पहुँच के इसको रोक लो, मरी जाए कोई, इसका ही पाँव नहीं फिसलता। हमेशा हीरो हीरोइन का ही पाँव फिसलता है, विलन का क्यों नहीं फिसलता सीधा ऊपर से नीचे टपाक। हुरिया से रखते हुए पीछे हटी कि दीवार राख की रखावट बनी। देखो प्लीज़ मेरी बात सुनो। हुरिया को इसकी आंखों से बेतहाशा खौफ आ रहा था। दफ़ा करो सुनने सुनाने को और जिद छोड़ के मेरी बाहों में आ जाओ। जितना मेरा टाइम वेस्ट करवाओगी इतना ही नुकसान उठाओगी। ज़माने से पचकारा, प्लीज़ मुझ पे ना सही मेरे बच्चे पर रहम करो। मुझे ज़ारून के बच्चे को इस दुनिया में लाना है। मैंने इससे वादा किया था, प्लीज़ मुझे मेरा वादा निभा लेने दो। मैं मज़ीद इससे कुछ नहीं छीन सकती। पहले ही मेरे बाबा और मेरी वजह से उन्होंने बहुत कुछ खोया है। प्लीज़ मुझ पर रहम करो। वो रोते हुए इसके सामने हाथ जोड़ती गिड़गिड़ाने लगी। इसने बिना कुछ कहे आगे बढ़कर हुरिया को बाजू से थामा। छोड़ो मुझे जलील आदमी, वो पूरी तरह झटपटाई। छोड़ दूंगा, मैं कौन सा हमेशा के लिए लाया हूँ। कुछ तो शर्म करो, मेरे और अपने रिश्ते का ही ख्याल करो। मेरी हालत पर रहम खाओ, खुदा के कहर से डरो। हाँ, मुझे मत डराओ, मैं नहीं डरता किसी से। और हालत को क्या हुआ है, बल्कि इस हालत में तो और भी क़यामत लग रही हो। बाकी रह गया रिश्ता, तो मैं नहीं मानता इस रिश्ते को। इस हवेली में मेरा किसी से कोई रिश्ता नहीं। मेरा बस चले तो मैं आग लगा दूँ इस हवेली को, इसके मकीनों को। हुरिया की आंखें हैरत और खौफ से फटने को थी। इतना जहर भरा था इसके दिल में, इससे भी ज़्यादा। इसने हुरिया के साथ दस्त गिरबां होने की कोशिश की, जिस पर हुरिया ने भरपूर मज़ाहमत की, मगर वो एक मर्द था। आखिर कब तक वो इससे उलझ सकती थी। वो इस पर हावी हो रहा था। हुरिया ने मुश्किल से इसे खुद से दूर छटका, मगर कोशिश के बावजूद भी इसके चुंगल से निकल ना सके। और नतीजे में इसके मुंह पर इसके भारी हाथ का थप्पड़ इसके होश ठिकाने लगाने को काफ़ी था। अब किसी ने नहीं आना, जब ज़रूरत है ना, किसी ने नहीं आना। वो इस हालत में ऐसे वहशियाना सलूक पर मरने को थी। इसे लगा वो आज सब गवा देगी, इज्जत, वकार और जिंदा रहने का हक। इसे वो रात याद आई जब इसके बाप ने साइम के साथ इसकी मंगनी कर दी थी। कैसे वो इसी रात इसके कमरे में पहुंच गया था, और फिर जब वो लड़के इस रात हुरिया को परेशान कर रहे थे तो इसने क्या हाल किया था इनका। आज इसकी बीवी, इसका बच्चा, इसकी इज्जत दाव पर लगी थी, मगर वो जाने किस हाल में होगा। हाँ, जब हॉस्पिटल वापस आया तो पता चला कि हुरिया और ज़मान अभी तक नहीं पहुंचे थे, जिसका मतलब था कि वही हुआ जो वो सोचना भी नहीं चाहते थे। ज़मान का नंबर बंद भी नंबर अबोव था आई थिंक। अब जाने क्या क़यामत आना बाकी थी। अल्लाह करे हुरिया बाबे खैरियत से हो। बस वो दोनों सर जोड़े जाने कौन से मशवरे करे थे। कहाँ है हुरिया? ज़ारून की आवाज़ पर मुराद और हाथ चौंक कर पलटे। बाजू पट्टी में जकड़ा हुआ था और आंखें ऐसी थी कि सामने वाले को जलाकर खाकस्तर कर देंगी। मैंने पूछा हुरिया कहाँ है? ये उठा कैसे? बेटा जिसको तो गोलियां लगी थी ना, वो भी दो आई थिंक है ना, 2 ही लगी थी ना। ये कैसे उठ गया इतनी जल्दी? 2 हवेली में है, इनकी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए नहीं लाए थे इन्हें। यहाँ आप रेस्ट करें, मैं इन्हें लेकर आता हूँ। हाँ, नजरें चुराता आगे बढ़ा। ज़मान को फ़ोन करो, बात करवाओ मेरी। अगर मेरी बीवी या बच्चे को खरोच भी आई तो इस बार ज़मान की मौत मेरे हाथों पक्की है। ज़ारून ने ठंडे ठाल लहजे में कहा तो वो दोनों में ही चमके। फ़ोन नहीं उठाया, काफ़ी बार ट्राई कर चुका हूँ, अब नंबर बंद जा रहा है। बिलाखिर मुराद को बताना ही पड़ा, क्योंकि अब छुपाने का कोई जवाब नहीं था। लोकेशन ट्रेस करवाओ, लास्ट टाइम कहाँ ऑन था नंबर? मेरा मुंह क्या देख रहे हो तुम दोनों? वो इतनी ज़ोर से धाड़ा कि सब बचा हुए और पास से गुजरते लोगों ने मुड़कर देखा। मेरे अल्लाह, ऐसा क्या गुनाह हो गया जिसकी यूँ सज़ा मिल रही है? अभी और क्या देखना बाकी है? एक तरफ मीरशा, फिर ज़ारून, फिर रुशना का बार बार बेहोश हो जाना, और अब हुरिया जाने कैसी होगी। पेदर पे लगने वाले झटकों से हर नफस नढाल था। ज़ारून के सर पर खून सवार था। इस वक्त वो इंतहाई गजबनाक तासरात लिए वहाँ से निकला तो हान मुराद को इधर रुकने का बोलता इसके पीछे भागा। इसका बाजू जख्मी था, ऐसे में ड्राइव करना इसके लिए नुकसानदेह हो सकता था। जब मरना तय था तो इस तरह बेआबरू होकर क्यों मरना? ज़ारून शाह की इज्जत को ज़मान जैसे कमीने के हाथों पामाल कैसे, किस लिए करवाना? ये सब सोचते हुए इसके अंदर जाने कहाँ से इतनी हिम्मत आ गई। इसने ज़मान को पूरी कुव्वत से धक्का देकर दिया कि वो लड़खड़ा कर पीछे गिरा। हुरिया एक पल भी ज़ाया किए बिना भागी। इसे किसी भी कीमत पर ज़ारून शाह की गैर मौजूदगी में इसकी इज्जत की हिफाजत करनी थी। जानती थी दरवाज़ा इसने लॉक किया हुआ था, इसलिए वो खिड़की की तरफ लपकी, और यहाँ किस्मत ने इसका साथ दिया था कि वो लॉक ना थी। दोनों तरफ मौत थी, मगर जिल्लत और रुसवाई की मौत से ये मौत बेहतर थी। वो जानती थी कि वो बुरी तरह फंस चुकी है और ज़्यादा देर मज़ाहमत भी नहीं कर सकेगी, इसलिए यही मौका था और यही एक रास्ता था। इज्जत गवा के मरने से अच्छा था वो अभी मर जाती। इससे पहले कि ज़मान इस तक पहुंचता, इसने बिना सोचे समझे छलांग लगा दी। मिनटों का खेल था। ज़मान का सारा नशा हिरन हुआ। इसने झुककर एक नज़र ज़मीन पर पड़े हुरिया के वजूद को देखा। खून बह बहकर लोन की घास में जज़ब हो रहा था। 1 मिनट में वो वहाँ से भागा और हुरिया का बेहिस्सो हरकत वजूद वहीं पड़ा रह गया। ओ मेरे अल्लाह, कूद गई ना। अगर तुमने उठना ही था 2 गोलियां खा के भी तो पहले ही उठ जाते। क्या ये इधर से कितना फास्ट हुआ ना, इतनी जल्दी उठ गया ये।
4 घंटों के सब्र आज़मा इंतज़ार के बाद डॉक्टर्स ने मीशा की ज़िंदगी की उम्मीद सुनाई, जहाँ सब मीशा की ज़िंदगी वेट ज़मान को तो कुछ नहीं हुआ था, मीशा को कुछ हुआ था। हमें याद आ गया, हम भी सोचे इतनी जल्दी कैसे उठ गया। सॉरी ये इसको तो गोली लगी थी ना बाजू में, चलो फिर तो उठ ही सकता है। मीशा को कुछ हुआ था। जहाँ सब मीशा की ज़िंदगी बच जाने पर खुश थे, वहीं हुरिया की तरफ से मुसलसल टेंशन लगी हुई थी। ज़ारून और अहान को गए हुए 15 से 20 मिनट हो गए थे, मगर एक एक मिनट सदियों पर महीत था। जैसे अहान गाड़ी चला नहीं उड़ा रहा था, ठीक 20 मिनट बाद वो लोग मतलूबा मकाम पर पहुंचे। धक धक करते दिल के साथ ज़ारून जल्दी से आगे बढ़ा। इसे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, सामने वो इसे नजर आ गई। ज़ारून लड़खड़ाया। अहान ने आगे बढ़कर इसे संभाला। हमें देर हो गई अहान, मेरी ज़िंदगी रेत की मानी लम्हों में मेरे हाथों से फिसल गई। मैंने देर कर दी आने में। ज़ारून संभालो खुद को और भाभी को देखो प्लीज़। ज़ारून से कदम उठाना दोबर हो गया, मगर जैसे तैसे वो आगे बढ़ा। खून बह बह कर ज़मीन में जज़ब हो चुका था। इसका वजूद बिल्कुल साकित था। ज़ारून घुटनों के बल गिरने के अंदाज में इसके पास बैठा। हूर उठो यार, ऐसे क्यों लेटी हो? ज़ारून ने इसका चेहरा थपथपाया, मगर वो कहने सुनने के काबिल ना थी। अगर देख सकती तो देखती। ज़ारून की तड़प, इसके लहजे का दर्द, इसकी बेकरारी। ज़ारून ने इसका सर गोद में रखा। इसके चेहरे पर थप्पड़ों के निशान वाज़ेह थे। वो जिसको ज़ारून ने इसकी बेजा खुदसरी, इसकी बदतमीजियों और इसकी बेवकूफ़ियों के बावजूद, यहाँ तक कि इसके छोड़ जाने पर भी कभी हाथ ना उठाया था, इसके आज इसके ही घर के एक दरिंदे ने इसे इस बेरहमी से मारा था। टिप टिप आंसू निकलकर हुरिया के चेहरे पर गिरे। आज अगर वो देख सकती तो देखती। जिस ज़ारून शाह को पत्थर समझ बैठी थी कि जिस पर कोई कुछ असर ही नहीं होता, आज वो रो रहा था। अहान ने सारा घर देख लिया, मगर ज़मान वहाँ नहीं था। ज़ारून को तो जैसे कुछ होश ही ना था। वो तो बस दीवाना वार इसके बर्फ हुए वजूद को देख रहा था, इसकी बीवी, इसका बच्चा। अहान भागकर इसके करीब आया। ज़ारून हौसला करो, उठो यार। कैसे हौसला करूँ? सब खत्म हो गया अहान, सब खत्म हो गया है। ये क्यों बार बार मुझे छोड़ जाती है? क्यों मुझसे दूर जाने की कोशिश करती है? कैसे नहीं पता कि मुझे इसका दूर जाना तकलीफ देता है? अहान इसकी हालत के पेश नज़र आगे बढ़कर झुका तो जाने कि उसका हाथ बेख्तियार हुरिया की कलाई पर जा ठहरा। इससे पहले कि वह मायूस होकर हाथ हटाता, इसकी उंगलियों के नीचे हुरिया की धड़कनों की धीमी सी हलचल महसूस हुई। नब्ज़ बहुत धीमी और जैसे रुक रुक के चल रही थी, मगर चल रही थी। और एक हम में जैसे नब्ज़ ही नहीं मिलती, कभी कभी फील ही नहीं होता चल रही है कि नहीं। वैसे अभी जिंदा है हम। या अल्लाह तेरा शुक्र है। बेसाख्ता इसके मुंह से दाग हुआ था। ज़ारून को इसकी दिमागी हालत पर शुबा हुआ। हाँ, दिमाग तो ठीक है तुम्हारा। इसने नागवारी से इसे देखा। बिल्कुल ठीक है, मगर शायद तुम्हारा दिमाग ठीक ना रहे। उठो यार, भाभी को जल्दी हॉस्पिटल लेकर चलना होगा, इनकी नब्ज़ चल रही है। ज़ारून इसकी बात पर हैरत से कंग होते फुर्ती से हुरिया की कलाई थामी। नब्ज़ की रफ्तार इंतहाई स्लो थी, मगर रवां थी। ज़ारून के वजूद में बरकी लहर सी दौड़ गई। इसने अपने जख्मी बाजू की परवाह किए बिना हुरिया को बाहों में भरा और गाड़ी की तरफ बढ़ा। अहा ने जल्दी से दरवाज़ा खोला। वो हुरिया का सर अपनी गोद में रखे पिछली सीट पर विराजमान हुआ था। गाड़ी हवा से बातें करने लगी। मीर से मिलने की अभी इजाज़त नहीं दी गई थी और रुशना की हालत अब इंतहाई काबिल रहम हो चुकी थी। बीजान इसे साथ लगाए मुसलसल तसल्लियाँ दे रही थी। सभी मिलकर एक दूसरे को हौसला दे रहे थे और यही शाह हवेली की खासियत थी। वो हर खुशी गमी में एक दूसरे के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर खड़े दिखाई देते थे। हुरिया को जिस हालत में हॉस्पिटल लाया गया था, वो हरगिज़ भी तसल्ली बख्श ना थी। डॉक्टर्स ने भी कोई ख़ास उम्मीद नहीं दिलाई थी, सिवाय ये कहने के कि दुआ करें। सबका दिल होल गया इसकी प्रेगनेंसी में ऐसी बदतर कंडीशन देख के। दिल हर आन किसी अनहोनी के डर से लड़ता था। ज़ारून के बाजू से खून डस रहा था। इसको भी स्टिचेस लगे थे, मगर हुरिया को उठाकर लाने से इसके बाजू पर दबाव पड़ने की वजह से जख्म से खून निकलकर सारी पट्टी लाल हो गई थी। मगर इसे परवाह कब थी? वो तो पथराई हुई आंखों से इस बंदर आवाज़े को घूर रहा था जिसके पार हुरिया को ले जाया गया था। मुराद ने ज़बरदस्ती से पकड़ कर बिठाया और अरमान को बुलवाया कि इसके ज़ख्म साफ करवा के बैंडेज चेंज करवाई थी। मिस्टर ज़ारून, पेशेंट की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कुछ प्रेगनेंसी की वजह से खतरा ज़्यादा बढ़ गया है। आप प्लीज़ यहाँ साइन कर दें। डॉक्टर प्लीज़ मेरी मिसेस को बचा लें, इन्हें कुछ नहीं होने देना। अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक होगा। डॉक्टर ने इसे तसल्ली दी और पेपर से इसकी तरफ बढ़ाए। इसने कांपते हाथों से साइन करते एक बार फिर डॉक्टर से इल्तिजा की। डॉक्टर वापस ओटी में जा चुकी थी और वहीं दीवार से टेक लगाया बुत बना खड़ा था। इसकी हालत बाकी सबका दिल दहला रही थी। अल्लाह ना करे हुरिया को कुछ हो, वरना जो तूफान ज़ारून शाह लाता वो इस बार शायद मीर शाह भी ना रोक पाता। उशना को इरा संभाल रही थी, जबकि ज़ारून को मुश्किल से बीजान ने अपने पास बिठाया। सब्र मेरे शेर बेटे, सब्र और दुआ, बस इसी से सब बिगड़े काम संवरेंगे। इस रब से मांगो जो देने पर कादिर है। इसकी रहमत के ख़जाने भरे पड़े हैं, वहाँ कोई कमी नहीं आती। जो दिल करे मांगो, जितना दिल करे मांगो, इसके ख़जाने कभी खाली नहीं होते। वो अपने बंदे पर बड़ा मेहरबान है। हर शय इसके दायरा इख्तियार में है, हर चीज़ इसकी कुन की मुख्ताज है बेटे। वो धीरे धीरे इसके बालों में हाथ फेरती से समझा रही थी। इसके इस दर्द का पता दे रही थी जहाँ सबकी सुनी जाती है, जहाँ से हर किसी का दामन भरता है।
महमा सारी नाराज़गी भूले जब अपने प्यारे भाई के गले लग के रोई तो इसे संभालना मुश्किल हो गया। दोनों बहन भाई की किस्मत में न जाने कितने इम्तिहान भी बाकी थे। मीर को होश आ चुका था, इसे रोम में शिफ्ट किया जा रहा था। हॉस्पिटल का पूरा वार्ड शाह हवेली वालों के लिए रिजर्व था। वो सब इधर ही मौजूद थे, जगह जगह इनके गार्ड्स खड़े थे। डॉक्टर ने इजाज़त दी तो वो सब मीशा के कमरे की तरफ उमटे। बीजान बार बार इसका मुँह चूम रही थी। बस करें बीजान, दादा जान जैली सी फील ना कर जाएं। अरमान ने दुख से नढाल कासिम शाह को देखकर चुटकुला छोड़ा कि माहौल की फसुदगी कुछ कम हो। सब बेख्तियार हंस दिए। बीजानी से घूरा जबकि कासिम शाह बच्चों के सामने बुरी तरह गड़बड़ाए। बिल्कुल ठीक कहा अरमान, मेरे ख्याल में वुशना भाभी की बारी, और भाभी ने मीर को डांटना भी है। ने भी शरारत में हिस्सा लिया। सब बड़ों और खासकर मर्द हजरात की मौजूदगी में हान की बात पर इसे मुंह छुपाने को जगह भी नहीं मिल रही थी। महिमा के लिए यह हैरत अंगेज बात थी। हान का रवैया घर की खवातीन के साथ बस सलाम दुआ की हद तक महदूद था। कुछ जाके उसमें उनमें बैठना या फिर मजाक करना। हुरिया के वाले से मीर को अभी कुछ भी ना बताया गया था। बीजान के इशारे पर वो सब मिलकर बारी बारी बाहर आए तो आखिर में मीशा उठना ही बचे कमरे में। वो वैसे ही टसवे भाती नाराज से खड़ी थी। मीर को इस पर ढेरों प्यार आया। प्यास नहीं आएंगी, मौत के मुंह से वापस लौटा हूँ। मीशा के कहने की देर थी। वो मजीद फूट फूट कर रोने लगी तो वो परेशान हो गया। अरे आप तो रोने लगी, सब तो कह रहे थे कि आपने डांटना है। अच्छा पास तो आए, इतनी दूर से तो चुप करवाने से रहा। वो वहीं खड़ी इसका ज़बत आजमा रही थी। ओके आप नहीं आ सकती तो मैं ही आ जाता हूँ। इसने आराम से बाजू पर लगी हुई ड्रिप की सुई निकाल कर साइड पर रखी। उष्णा तड़प के आगे बढ़ी। वो क्या जानती नहीं थी इस जनूनी को, सुकून नहीं आपकी जान को। वो आगे बढ़कर इस तक आई। इससे पहले वो खपती इंसान अपने जख्मों की परवाह किए बिना उठ जाता। एक गोली से टांग पर, जबकि दूसरी दिल के मुकाम से थोड़ा ऊपर कंधे के पास लगी थी, और अल्लाह का शुक्र था इसकी जान बच गई थी। मेरा सुकून तो मेरी जान के पास है और मेरी जान सुकून में नहीं है, तो मुझे सुकून कैसे आएगा। इसने हाथ बढ़ाकर इसे पास बैठाया तो वह ज़बत के सारे बांध तोड़ती इसके सीने पर सर रखे रोती। मीर को तकलीफ़ तो बहुत हुई मगर वह ज़बत किए रहा। इसे खुद से दूर भी तो नहीं कर सकता था। हालांकि शदीद दर्द हो रहा था। जिंदा हूँ यार, बस करें, और कितना जुल्म करेंगी मुझ पर। यूँ रो रो के मीर ने इसका सर थपथपाया। वो सूसू करती पीछे हटी तो इसकी पट्टी देखकर ध्यान आया। सॉरी, वो हल्का सा मनमनाई। नो प्रॉब्लम, वो मुस्कुराते हुए बोला। ज़्यादा फ्री होने की ज़रूरत नहीं है, मैं नाराज़ हूँ आपसे, समझे आप। क्यों जनाब, इस नाचीज़ का कसूर तो बता दे। वो अनजान बना। मैंने कितना रोका था आपको, मगर आपको तो अपनी मर्जी करनी ही होती है हर बात में। मुंह बनाती उठने लगी तो मीर ने हाथ बढ़ा के रोका। जब तक पास बैठेंगी तब तक मैं हॉस्पिटल के इस बिस्तर पर लेटूंगा। अगर मैं हिलने की कोशिश भी की तो अंजाम की जिम्मेदार भी आप होंगी। ये अच्छी ज़बरदस्ती है। ज़बरदस्ती ही है तो। इसने आईब्रो झुकाई। बाहर सब हुरिया के लिए दुआ गो थे। चांद जैसे सूली पर अटकी हुई थी। जब भी डॉक्टर्स अफसुरता से बाहर आई, ज़ारून बिजली की सी तेज़ी से आगे बढ़ा। डॉक्टर, मेरी वाइफ कैसी हैं? आई एम सॉरी मिस्टर ज़ारून, मगर हम अपनी पूरी कोशिश के बावजूद भी आपके बच्चे को नहीं बचा सके। डॉक्टर की सुनाई खबर पर सबके दिल लरस गए। महिमा भी जान के गले लगती बच्चों की तरह रो दी। डॉक्टर, मेरी वाइफ। ज़ारून ने ज़बत से आंखें मीचते मुश्किल से खुद को संभाला। ब्लीडिंग काफ़ी हो गई थी, इसी वजह से वो भी होश में नहीं आ सकी। हम कोशिश कर रहे हैं, ट्रीटमेंट जारी है। इन्हें होश आएगा तो ही हम फाइनल कुछ बता सकेंगे। मैं मिल सकता हूँ, एक बार देखने दें प्लीज़। ज़बत के बावजूद भी ज़ारून की आंखें नमी खींच लाई। आए मेरे साथ। डॉक्टर ने इसकी हालत देखकर इजाज़त दी। इसका वजूद पट्टियों में जकड़ा हुआ था। बाजू और टांग पर फ्रैक्चर हुआ था। सर पर भी पट्टी बंधी हुई थी। रंगत में जैसे हल्दियाँ खुल गई थी। डॉक्टर, मैं कुछ देर अकेला रहना चाहता हूँ। डॉक्टर ने दुख से इस लंबे जोड़े खूबरू से नौजवान को देखा और बिना कुछ कहे, बिना टोके बाहर चली गई। मुझे मनाए बिना, मुझसे नाराज़ होने की इजाज़त तुम्हें किसने दी हुरिया ज़ारून शाह? मैं तुम्हें हरगिज़ भी इसकी इजाज़त नहीं दूंगा कि तुम यूँ मुझसे मुंह मोड़ो, इस तरह मुझे इग्नोर करो। मेरी बात सुन के मुझे जवाब न देने की सज़ा जानती हो। मैंने कहा था ना कि अगर अब मुझे छोड़ के जाने की कोशिश की तो बहुत बुरी तरह पेश आऊँगा। अच्छे से अपने ज़हन में बिठा लो। तुम्हारी ये खुदसरी अब नहीं चलेगी। मुझसे ज़्यादा नखरे मत दिखाओ। पहले ही मैं तुमसे गुस्सा हूँ। मुझे मज़ीद तेज मत दिलाओ और शराफत से उठ जाओ। पट्टियों में लिपटा नहीफ सा वजूद हर चीज़ से बेगाना था। ज़ारून ज़बत खोता इसके सर से अपना सर टकराता रो पड़ा। बस करो ना यार, इतनी सज़ा काफ़ी है मेरे लिए। अब उठ जाओ, ऐसे मत आजमाओ मुझे। तुम्हारे मामले में मेरा दिल बहुत कमज़ोर है। मेरी सुनता ही नहीं। मैं तो इंतज़ार में था कि तुम मनाओ, मगर देखो मैं हार गया। मैं तुम्हें मना रहा हूँ, मान जाओ ना। हूर, हमारा बेटा हमसे मिले बिना ही चला गया। शायद बुरा मान गया मेरी प्रिंसेस वाली बात का, मगर उठ जाओ ना। हूर, देखो तुम्हारा ज़ारून शाह इस वक्त कितना अकेला है। इसे तुम्हारी कितनी ज़रूरत है। मैं तुम्हें नहीं खो सकता। तुमने वादा किया था मेरा बच्चा मुझे थमा के जाओगी, तो सुन लो कि इससे पहले मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मुझसे जीने की आखिरी उम्मीद मत छीनो। मर जाऊँगा यार। मुझे अपने वजूद से महरूम मत करना प्लीज़। 4 माह तुमसे दूरी काटी है मैंने, और वो 4 माह 4 सदियों जैसे थे। तुमने कभी पूछा तक न था
कि मैंने वो अज़ियतनाक वक्त कैसे गुजारा था। अब मुझसे दूर जाने की कोशिशें तर्क कर दो, या ना ये ना हो मैं तुमसे बहुत दूर चला जाऊं। इसकी सरगोशियां दिल चीर रही थी, इसकी हालत देखने वाले को रुला रही थी। कभी इसे ऑर्डर लगाता, कभी गुस्सा दिखाता और कभी मिन्नत समाजत पर उतराता। इसका बस नहीं चल रहा था कि इसे पकड़ के बिठा दे। आप प्लीज़ बाहर आ जाएं। वो कब सुन रहा था, मुराद इसे ज़बरदस्ती बाहर लाया। रात हो चुकी थी। मीशा ने हान को सबको घर ले जाने का बोला, हालांकि कोई भी राजी न था। इस वक्त हॉस्पिटल में ज़ारून, हान, मुराद और अरमान, दराब शाह और रुशना थे। 11 बजे हुरिया को ज़रा सा होश आया, मगर जल्दी वो फिर से बेहोश होगी। मगर ये भी बहुत था, बाकी जैसी इसकी कंडीशन थी, वक्त लगना था इसे ठीक होने में। ज़ारून दीवानों की तरह इसके सराहने बैठा था, जबकि हान लोग सब बाहर थे। हैप्पी एनिवर्सरी माय लव। 12 बजे तो ज़ारून ने इसके माथे पर बोसा दिया और कान में सरगोशी की। तुम्हें याद है, ठीक है 1 साल पहले आज के दिन ही भी तुम मुझसे बहुत नाराज़ थे। वो पुराने दिन याद करता उदासी से मुस्कुराया। अरमान को बोला था कि आज के लिए सुर्ख गुलाब से सारा रूम सजाएं। तुम्हें मेहमा का रूम बहुत पसंद आया था ना। मैंने तभी सोच लिया था कि चलो शादी पे नहीं हो सका तो क्या फर्स्ट एनिवर्सरी पर करवा लेंगे। ये सब ऐसे अचानक हो जाएगा सोचा ही ना था। सुबह के 3 बजे हुरिया को दोबारा होश आया था। ज़ारून, इसने होश की वादियों में आते पहला नाम इसी का पुकारा। ज़ारून, जाने ज़ारून शाह, यही हूँ आपके पास। ज़ारून इसकी पहली पुकार पर ही फौरन मतवज्जा हुआ। वह एक पल के लिए भी ना सोया था, ना कुछ खाया था। वो पूरी तरह होश में ना थी, अभी भी नींद बेहोश सी थी। मगर डॉक्टर सब मुतमईन थे कि अब खतरे की कोई बात ना थी। इसे नींद का इंजेक्शन लगाया गया था कि अभी वो आराम करें। आप परेशान नहीं हो, अब ये दोबारा जब होश में आएंगी तो मुकम्मल अपने हवास में होगी। अब जाके ज़ारून को कुछ सुकून का सांस आया था। वो वहीं इसके पास चेयर पर बैठा, तकिए वाली साइड पर इसके करीब ही सर टिका कर आंखें मूंद गया। कुछ देर बाद फजर की अज़ानों की सदा बुलंद हुई तो वो उठ के नमाज अदा करने के लिए चल दिया। नाश्ते के बाद सब हॉस्पिटल दौड़े चले आए तो इन्होंने तो रात ही पता नहीं कैसे गुजारी थी। मीशा की तबीयत बिल्कुल ठीक थी, बस जख्म तो आहिस्ता आहिस्ता ही भरने थे। हुरिया को जब होश आया तो सब इसके पास है। कमरे में हर जगह सुर्ख गुलाब के बुके पड़े हुए थे। इसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, मगर वो नहीं था। इसका दिल किसी अनहोनी के डर से धड़का। बीजान ज़ारून, अभी भी इसकी हालत इतनी अच्छी ना थी। सारा जिस्म जैसे सुन था, इसे बोलने में भी मुश्किल हो रही थी। वो बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। सारी रात यहीं तुम्हारे पास बैठा रहा है। मैंने ज़बरदस्ती से आराम करने भेजा है। तुम फिक्र ना करो, वो कुछ मत सोचो, वो भी आ जाएगा थोड़ी देर तक। बीजान ने इसको पचकारा। वो इसे देखना चाहती थी, मगर जब सब मौजूद थे वो बराह रास्त कह भी नहीं सकती थी। सब खामोशी से आंखें मूंद गई। वो ये सब कहाँ चले गए? मीर ने उष्णा से पूछा। वो सब यहीं बाहर हैं। इसे हमेशा की तरह कोई ढंग का जवाब ना मिल सका। बाहर क्या करे, अंदर आ जाए भाई। वो हमें प्राइवेसी देना चाह रहे होंगे, इसलिए बाहर चले गए हैं। अपनी तरफ से इसने अपनी सारी अक्ल इस्तेमाल करके मकबूल जवाब दिया था, मगर सामने मीर शाह था। अगर वो हमारी प्राइवेसी की वजह से बाहर बैठे हैं तो आपको नहीं लगता कि हमें इस मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए? मगर आप हैं कितनी दूर बैठी हैं। इसने सोफे पर फ्रूट काटती उष्णा की तरफ देखते हुए कहा तो वो बुरी तरह गड़बड़ाई। आपको इस हालत में भी सुकून नहीं है? इतनी भी ख़राब हालत नहीं है मेरी। बाकी ज़रा पास हैं तो तफसील से बताता हूँ अपनी हालत हाल के बारे में। या अल्लाह, ये बंदा और इसकी दिल दहला देने वाली बातें बंद करें और आराम से ये खाएं। वो प्लेट उठाए इसके पास आई। यार मुझे घर ले चलो, वरना एक आध डॉक्टर मेरे हाथों ज़ाया हो जाएगा। वो एक ही दिन में आजिज़ आ गया था हॉस्पिटल से और डॉक्टर्स इसे भी डिस्चार्ज करने पर आमादा ना थे। शाह, क्या हो गया है आपको? आप पूरी तरह से ठीक तो हो जाए। डॉक्टर्स को भी कोई शौक नहीं है आपको यहाँ रखने का, क्योंकि इन्हें भी अपना हॉस्पिटल और अपनी जान बहुत प्यारी है, मगर वो भी मजबूर हैं। वरना चेकअप के वक्त जिस तरह आप डॉक्टर को घूरे होते हैं ना, इनकी वैसे ही हालत ख़राब हो जाती है। और अगर आपका यही बिहेवियर रहा तो कोई डॉक्टर आपको चेक करने के लिए नहीं आएगा। अच्छा है ना आए। मैं भी यही चाहता हूँ कि बल्कि इन्हें चाहिए अपने हॉस्पिटल के हसीन और जमील नर्सिस को भेजा करें मेरे कमरे में, ताकि कुछ तो दिल लगे यहाँ। मीर ने मुस्कुराहट दबाते हुए कहा। नर्सिस चाहिए आपको? कल से क्यों नहीं बताया? मैं खुद सारे हॉस्पिटल का राउंड लेकर चुनकर खूबसूरत नर्सिस आपके लिए लाती। उष्णा ने प्लेट पटकते हुए दांत पीसे। अभी भी देर नहीं हुई, अभी तो मैं मज़ीद कुछ दिन हूँ यहाँ। आप मेरे लिए ये काम अभी भी कर सकती हैं। ओके, मैं भेजती हूँ। उठ कर जाने लगी तो मीर ने हाथ बढ़ाकर वापस बैठाया। मीशा की बीवी क्यों जाने लगी मामूली नर्सिस के पीछे? वो इसके बाल कान के पीछे करते हुए बोला। क्योंकि मेरा शोहर जब मरा जा रहा है मामूली नर्सिस के पीछे। वो चिढ़ गई थी इसके नर्स नामे से, हालांकि जानती थी ये सब हॉस्पिटल से जाने के बहाने थे।
हुरिया जब तक नशे में थी, जब ठीक से होश में आई और अपने वजूद में खालीपन सा महसूस करते जो रोई के सबकी आंखें छलक पड़ी, यहाँ तक कि डॉक्टर्स की आंखें भी नम हुई थी। हालांकि ऐसे बहुत से केसेस इनके पास आते थे। मेरा बच्चा बीजान, मुझे इसको इस दुनिया में लाना था। ज़ारून के लिए मैंने खुद से बढ़कर इसका ख्याल रखा। 6 माह मैंने इसे हर पल महसूस किया, इसे अपने खून से सींचा और वह मुझसे यूँ रूठ के चला गया। मैं क्या जवाब दूंगी ज़ारून को जब वो मुझसे पूछेंगे? क्या तबाही आएगी जब इन्हें पता चलेगा मैंने एक बार भी इनसे इनकी खुशी छीन ली। मुझे ये बच्चा हर हाल में चाहिए था बीजान, क्योंकि मैंने ज़ारून से वादा किया था इसे यूं नहीं करना चाहिए था। बिलक बिलक कर वो रोती सबको भी रुला रही थी। सबका दिल चीर रही थी इसकी बातें। प्लीज़ आप ज़ारून को बुलवाएं, मुझे इनसे बात करनी है, मुझे इन्हें बताना है बीजान, वरना वो मुझसे नाराज़ हो जाएंगे, एक बार फिर मुझसे बदगुमान हो जाएंगे। वो बार बार ज़ारून को बुला रही थी, मगर किसी को ज़ारून का पता होता तो ही से बुलाता। वो तो जाने कहाँ था, कहाँ चला गया था। सुबह तो बीजान ने इसके आराम करने का बहाना बनाकर हुरिया को बहला लिया, मगर अब सुबह से शाम हो गई थी, मगर इसका कोई अता पता ना था। नंबर भी बंद था इसका। सब परेशान थे, यकीनन वो ज़मान की तलाश में निकला होगा। ज़मान बेटा तू तो क्या, छुप जाओ कहीं पे, हाथ ही लग जाओ। बल्कि जख्म जितने भी गहरे हों भर जाते हैं, वक्त जितना भी मुश्किल हो गुजर जाता है। मीरशा और हुरिया को हवेली आए 15 दिन हो चुके थे। मीरशा ये 2 हफ्ते जैसे टिक कर बैठा था, वही जानता था, और इसे रोक लेना भी उष्णा का ही काम था। मगर ये सारा वक्त वह हवेली में किसी को दस्तयाब नहीं थी सवाए मीरशा के। वो सारा वक्त इसे अपने साथ बिजी रखता, खुद में उलझाए रखता था। उष्णा की जो शिकायत थी कि वो इतने इतने दिनों के लिए चला जाता है, वो बच्चे से दूर हो चुकी थी। दूसरी तरफ हुरिया के लबों पर चुप के ताले लगे थे। बहुत ज़रूरी होता तो वो जवाब देती, वरना अपने कमरे में अकेली पड़ी रहती। जिसके लिए जोग लिए बैठी थी वो जाने कहाँ दर दर की खाक छांदा फिरा था। कैसी ज़रब लगी थी इसकी गैरत को, कैसे इसके होते हुए किसी ने इसकी बीवी के साथ ये सब करने की हिम्मत की। वो जब तक ज़मान को ढूंढ ना लेता हुरिया के सामने नहीं जाने वाला था। ज़मान को भी अंदाजा था कि वो क्या कर चुका है और इसका अंजाम क्या हो सकता है, इसलिए जाने कहाँ छुप गया था। मगर ये भी तय था कि ज़ारून शाह इसे ढूंढने बगैर जाने वाला भी नहीं था। जब तक वो ज़मान को इसके किए की सज़ा नहीं दे देता, वो अपनी बीवी के सामने नहीं जा सकता था कि ये सब करने वाला आराम से कैसे फिर सकता था। ज़िंदगी एक बार फिर अजीब बेरंग सी हो गई थी। सभी अपने अपनी जगह बुलाए हुए थे। अहान अपने ऑफिस के किसी इंपॉर्टेंट काम की वजह से एक हफ्ते के लिए कहीं गया हुआ था। हालांकि बीजान बिल्कुल इस हक में ना थी। अभी तो वो सब संभले थे। कहीं ना कहीं परेशान तो माहिमा भी हो गई थी, मगर इजहार ना कर सकी। वो इन सबको मुतमईन करता चला गया। सो माहिमा का सारा वक्त आजकल हुरिया की दिलजोई में गुजरता। मीरशा ने इस बार चुप साध ली थी। किसी ने भी ज़ारून को ढूंढने या रोकने की कोशिश ना की। इस बार बस हुरिया की हालत की वजह से परेशान थे। शाह उष्णा ने इसे पुकारा। वो जो किसी गहरी सोच में था, इसकी पुकार पर मुतवज्जा हुआ। आपका ज़ारून भाई से कॉन्टैक्ट हुआ ना? और ये मत कहिएगा कि आपको नहीं पता, क्योंकि इतना तो मैं जानती हूँ कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपके भाइयों में से कोई हवेली से बाहर हो और आपको ना पता हो कि वो कहाँ है या क्यों है। मीरशा इसके इस कदर गहरे तजज़िये पर मुस्कुराया। आपको ज़ारून से क्या काम पड़ गया आपकी? अब जब इनसे बात हो तो इन्हें कहें कि एक बार हवेली चक्कर लगा लें। हुरिया की हालत ठीक नहीं, इससे पहले कि वो जान से जाए। इन्हें कहें कि वो लौट आए। मुझसे इसकी ये हालत नहीं देखी जाती। इन्हें इस वक्त ज़रूरत है इनकी। आप इन्हें कहेंगे तो वो मना नहीं कर सकेंगे। मीरशा ने बात की, मगर वो रजामंद ना था इसके लिए। भाई जब तक मैं ज़मान को ढूंढ नहीं लेता, मुझे हवेली आने का मत कहिए प्लीज़। मैं खुद पर जबर करके रुका हुआ हूँ, मगर अब खाली हाथ वापस नहीं लौट सकता। इसके आवाज़ में मौजूद शर्त पर मीरशा को भी ठटका गया। इस वाक़े के बाद से रूसा बेगम ने भी खुद को कमरे की हद तक महदूद कर लिया। कच्चा इसने किसी किस्म की हमदर्दी का इजहार नहीं किया था, अलबत्ता इस बार तंज के तीर भी नहीं चलाए थे। ऐसी एक के बाद एक दिन गुजरते गए। जिंदगी की भागदौड़ फिर से मामूल पर आ चुकी थी। हुरिया सबके समझाने पर अब थोड़ा बहुत सबके साथ बाहर भी निकल के बैठ जाती थी, मगर फिर भी इसकी आंखों का सूनापन सबको गमगीन कर देता। इस सोने और अफसरदा से माहौल में उष्णा की तरफ से मिलने वाली खुशखबरी किसी ठंडे हवा के झोंके की मानी थी। सब खुश थे, मगर हुरिया की वजह से उन्होंने ज़्यादा हल्ला गुल्ला ना किया कि कहीं इसके दिल आज़ारी ना हो। मगर जब इसने खुद आगे बढ़कर मुस्कुराते हुए उष्णा को मुबारकबाद दी तो सबके दिल से बोझ सा हट गया। दिल बुरा नहीं करना, ये भी तुम्हारा ही बेबी है, बल्कि तुम ही संभालना इसे। मुझे तो बहुत छोटा बच्चा संभालना नहीं आता, उठाते हुए भी डर लगता है, उष्णा ने दिल से कहा। हुरिया को इन सबके प्यार पर कोई शक ना था, ना उष्णा के खलूस में कमी थी, मगर इसे तो ज़ारून शाह का बच्चा चाहिए था। इसने मुस्कुराती हुई आंखों में आने वाली नमी पीछे धकेली। अल्लाह मेरे ज़ारून शाह को सलामत रखे और हुरिया को सेहत दे। अल्लाह इन्हें बहुत जल्द फिर से इस नेमत से नवाजेगा। बीजान ने हुरिया को प्यार से साथ लगाते कहा तो इस संगदिल की यादें फिर से इसे बेचैन करने को चली आई। हमारी आवाज़ प्यारी है, हम अभी भी कमेंट पढ़ के आए हैं। हाय फातिमा, पता नहीं कोई फातिमा अली थी आई थिंक, थैंक यू सो मच। और सैयद आसिफ अली, वो लड़की है या लड़का जो भी है, भाई या बहन जो भी है, थैंक यू सो मच कहने के लिए। कभी कभी अच्छा लगता है। मीरशा
ताहाल इस खबर से लाइलम था और जैसा वो अक्कड़ था कोई इसे बताने वाला भी नहीं था। सो ये मार का उष्णा को हिसर करना था। वो बेताबी से इसकी आमद की मुंतजिर थी मगर इसका रद्द-ए-अमल सोचकर नर्वस भी। माहिमा लोगों ने इसे आज ज़रा अच्छे से कील कांटों से रेस किया था। वो तो आम हालात में भी इसके होश ठिकाने लगा देता था कुचा की सच थच। इसके लिए दुनिया का मुश्किल तरीन काम मीरशा को रोकना और इसकी आंखों में देखना था। वो मुस्तरिब सी इधर उधर चक्कर काट रही थी। कभी दिल में आता इसके आने से पहले ही भाग जाए मगर अब पहले वो सारी पलटन इसके सर हो जाती जिन्होंने ये मेहनत की थी। और फिर इसकी कमरे में गैर मौजूदगी पर मीरशा जो इसकी क्लास लेता वो भी इसकी जान के लिए खतरा हो सकता था। इन्हीं सोचों में गिरी खड़ी थी जब मीर ने इसे पीछे से आकर बाहों में भरा। हम तो वैसे भी घायल हैं, ये ताम झाम करके मजीद कहर क्यों ढा रही हैं? आज अगर पता होता तो सर शाम ही लौट आता, इतना इंतजार हरगिज ना करवाता। इसके बालों में मुंह दिए वो मदहोश हो रहा था और उष्णा का दिल जैसे सीने में नहीं कानों में धड़क रहा था। धक धक का शोर इसे साफ सुनाई दे रहा था। क्यों इतनी ज़रूरी है आप मेरे लिए? क्यों मैं हवासों में नहीं रहता आपके पास आकर? क्यों आपकी ज़रा सी दूरी जान का आज़ार बन जाती है? आप नज़रों से ओझल हो तो मेरा दिल तड़पने लगता है, जान सुलगने लगती है। आप सामने हो तो दिल आपकी कुर्बत के लिए मचलने लगता है। ऐसे जाने कितने ही क्यों हैं जिनका जवाब मुझे आज तक नहीं मिल सका। वो बोल रहा था और उष्णा का दिल कतरा कतरा पिघल रहा था। जाने कैसे इसकी आंखें बहने लगी। मीरशा इसके यूं अचानक रोने पर बुरी तरह घबरा गया। हे जान, मीरशा क्या हुआ? रो क्यों रही है? क्या बात है बताएं मुझे। मोहब्बत से इसके इश्क पूछते हुए वो इसकी तरफ झुका। नहीं कोई बात नहीं, बस ऐसे ही। इससे बोला ही नहीं जाता था मीरशा के सामने। काश वो कभी इसे बता सकती है वो कितना अजीम इंसान है, इसका दिल कितना खूबसूरत है, इसका ज़ाहिर बातन किस कदर उछला है। काश वो इसे बता पाती कि वो इसके लिए क्या अहमियत रखता है। मीर ने आहिस्ता से लब इसके माथे पर रखे तो इसके हवास बहाल हुए। वो मुझे आपको कुछ यार क्यों मेरे सामने आते ही आप लफ्ज़ों के टुकड़े करने लगती हैं? मीर ने इसके अटक अटक कर बोलने पर इसे छेड़ा। जय मैं नहीं बताती, वो रूठती मुंह मोड़ के। अच्छा चले मत बताएं, और वैसे भी मैं जानता हूँ आप से बताया भी नहीं जाएगा। जिस तरह आप बताने की कोशिश कर रही हैं बहुत टाइम लगाने वाली हैं और मैं मजीद एक पल भी वेस्ट नहीं करना चाहता, इसलिए इधर से हिलना नहीं मेरे आने तक। इसे वहीं छोड़ता वो आगे बढ़कर कब्र तक आया। जाने क्या तलाश करता, फिर इसकी तरफ वापस पलटा। ब्लू कलर का एक नफीसा बॉक्स थामे हुए इस तक आया। उष्णा ने सवालिया नजरों से इसे देखा। मीर ने बॉक्स खोला तो इंतहाई नफीसा ब्रेसलेट था जिसका डिजाइन इंतहाई खूबसूरत था। डायमंड की चमक आंखों को खैरा कर रही थी। मीर ने इसकी कलाई थाम कर पहनाया और अपने लिमत से महकाता वो इसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। थैंक्स, वो जाने कितने जतन करके ये बोल पाई। ओहो थैंक्स आपका, या शायद मैं इसका थैंक्स कभी कर ही ना पाऊँ, मगर फिर भी शुक्रिया ज़िंदगी की इतनी बड़ी खुशी देने के लिए। इसके हाथ अपने हाथों में लिए इसने इंतहाई दिलकश मुस्कुराहट लिए उष्णा के सर पर धमाका किया। ये तो उष्णा ने इसे बताना था, तो फिर इसे कैसे पता? आप भी सोच रही होंगी कि मुझे कैसे पता। वो इसकी आंखों में बड़ा सवाल पढ़कर मुस्कुराया। वैसे तो ये न्यूज़ या तो डॉक्टर सुनाती है या फिर बीवी बताती है, मगर ये शायद ही हुआ कि शोहर अपनी बीवी को इसके बताने से पहले ही बता रहा। एक्चुअली मैं कुछ दिनों पहले ही पता चल गया था, इसलिए आपके लिए गिफ्ट भी ले आया था, मगर सुनना आपके मुँह से ही चाहता था। मगर जिस हिसाब से आप लगी हुई थी ऐसे मेरा बहुत टाइम ज़ाया हो जाता और मेरा मज़ीद खुद को आपसे दूर रखने का कोई मूड नहीं। इसने झुककर इसे बाहों में उठाया तो इससे छिपने को वो इसकी गर्दन में मुंह छुपा गई। खसारे चाहे कितने बड़े हों मगर इनको शुमार करने के लिए वक्त नहीं रुकता। वो अपनी रफ्तार से चलता रहता है। बस इंसान ही कभी वक्त से आगे निकलने की कोशिश में रहता है, कभी वक्त से बहुत पीछे रह जाता है। कम ही लोग हैं जो मुसलसल वक्त के साथ चल पाते होंगे। सबके लिए तो एक माँ हो गया था इस आने को, मगर हुरिया आज भी वहीं थी। इसके लिए ज़िंदगी रुक गई थी। बहुत हद तक वो खुद को संभाल चुकी थी क्योंकि वो घर में किसी को अपनी वजह से परेशान नहीं करना चाहती थी। इसलिए वो कोशिश करती थी कि अब ज़्यादा वक्त वो इन सबके साथ ही गुजारे, क्योंकि कमरे में सवाए वहशत के और क्या रखा था। वो तो ऐसा गया था कि पलट की खबर ही ना ली। मामूल का एक दिन था जब पेशावर के किसी हॉस्पिटल से फ़ोन आया कि कल रात एक रोड एक्सीडेंट में इंतहाई ज़ख्मी हालत में लाए जाने वाले 3 लोगों में से एक आज सुबह होने से पहले ही जान की बाजी हार गया है। हमें अभी इनका वॉलेट मिला तो आपको इन्फॉर्म किया जा रहा है, आप लोग आकर बॉडी ले जाएं। सब अपनी अपनी जगह गुमसुम थे, जैसे बोलने के लिए सारे लफ्ज़ ख़त्म हो गए हों। कितनी ही देर गुजर गई मगर सब साकित बैठे रहे। बुरे कामों के बुरे नतीजे था तो इनका बेटा, मगर पता ही ना चला कि वो आहिस्ता आहिस्ता कब इनसे इतना दूर चला गया। फिर वक्त के साथ साथ सबके लिए इसका ना होना खैर ज़रूरी हो गया। मगर आज जब पता चला कि वो इस दुनिया में नहीं रहा तो सबको शौक ज़रूर लगा था। जितना भी बुरा था मगर था तो इनका खून। अरूसा बेगम की हालत देखने लायक थे। वो जिनकी आंख में कभी नमी भी ना आई थी आज आंखों से झरने बह रहे थे। हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा ज़मान शाह, या अल्लाह मुझे ये दिन दिखाने से पहले उठा क्यों नहीं लिया। वो सीना कोबी करती मुसलसल दुहाइयाँ दे रही थी। वो एक शेर है ना
कि मैंने, पता नहीं बात है कि शेर है, कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में अपने माँ बाप को सिर्फ एक ही सुख दिया है कि मैं उनकी मौत से पहले नहीं मरा। इरहा माँ को संभालने की कोशिश करती, साथ खुद भी बिलबल रो रही थी। इसका माँ जाया भाई था, मगर काश वो इन राहों पर ना चलता। क्यों भी ऐसा बेहद बन गया था, इतना बेरहम बन गया था, सबसे कट गया था, मगर फिर भी खून का रिश्ता था, साथ पले बड़े थे, साथ खेले थे, वो इनका मुजरिम था। इसने सबको बहुत तकलीफ दी थी। माहिमा, हुरिया और ज़ारून का तो वो गुनाहगार था। बदी की खुआरी के बाद आखिर मौत इसका मुकद्दर ठहरी थी। मेहराब शाह, दराब शाह, अरमान शाह और साथ मुराद गया था पेशावर। बाकी किसी को कोई दिलचस्पी ना थी इस इंसान से, और ना कोई जाने पर रजामंद था। मुराद को एक तो इरहा, दूसरा अरमान की वजह से जाना पड़ा, क्योंकि ज़मान जैसा भी था, अरमान इससे यकसर मुख्तलिफ था और आज वो इससे अकेला नहीं कर सकते थे। इसलिए दराब शाह भी साथ थे, क्योंकि वो भी अपने भाई मेहराब शाह को इस गम की गड़ी में तनहा नहीं छोड़ सकते थे। औलाद चाहे जैसे भी हो, मगर माँ बाप के लिए तो औलाद ही होती है। जब बॉडी इनके हवाले की गई तो एक लम्हे के लिए वो सब लरस गए। इसका चेहरा पहचानना मुश्किल था। जिस्म के किसी भी हिस्से पर कोई चोट ना थी, बल्कि चेहरा ऐसे थे कि जल गया हो। सर पर गहरी चोटें आई थी, जिसकी वजह से वो जान बहाक हो सका, आई थिंक ऐसे कुछ। इसके साथ एक दो दोस्त और थे जो यहीं एडमिट थे। इन्हें भी काफ़ी चोटें आई थी, मगर वह ऐसी खतरनाक ना थी। इन्हीं से बातचीत के बाद मालूम हुआ कि ज़ारून ने इन्हें देख लिया था और वे इसी से भाग रहे थे। गाड़ी ज़मान चला रहा था। ओवर स्पीड की वजह से ज़मान से गाड़ी कंट्रोल ना हो सकी, सामने से आते ट्रक से टकरा गई। इन्हें हॉस्पिटल भी ज़ारून ही लेकर आया था। इसके बाद वो कहाँ गया, वो लाइलम थी इससे। डेड बॉडी को इस्लामाबाद लाया गया तो फ़ौरन कफन दफन का इंतज़ाम किया गया। हवेली में से बाकी सब भी जनाजे में शामिल हुए, क्योंकि मरने वालों के बारे में बुरा भला कहना या सोचना कोई अच्छा अमल ना था। जवान औलाद की मौत माँ बाप की कमर तोड़ देती है। ज़मान ने हमेशा ही शर्मिंदा किया था, अपनी हरकतों से बारहा इन्हें तकलीफ पहुँचाई थी, मगर ये जो इसने किया था वो मेहराब शाह को चलती फिरती लाश बनाने के लिए काफ़ी था। जबकि रूसा बेगम का सारा गरूर तनतना धरे का धरा रह गया। इनकी बेचा झूठ ने आज इनके बेटे की जान ले ली थी। वही तो थी जिन्होंने इसके दिल में नफरत का बीज बोया था। मीरशाह की मुकाबलेबाजी से शुरू होने वाला ये खेल ज़मान शाह की मौत पर ख़त्म हुआ था। पहली बार रूसा बेगम ने ही इसके नन्हे से दिमाग में ये डाला था कि इसे मीरशाह से आगे बढ़ना है। सब मीरशाह को प्यार करते हैं, ये सब आहिस्ता आहिस्ता ज़मान को खिलने लगा। हर बच्चे की अपनी नफ्सियात होती हैं। मीरशाह तबीयतन कम गो और गैर मामूली ज़हीन बचा था। फिर ज़ारून और महिमा भी हवेली आ गए थे। इनके बाद जब वहान भी वहीं आ गया तो अरूसा बेगम ज़मान को वक्तन फ़वक्तन ज़मान को ये बावर करवाती कि इसके मुकाबले में कोई भी नहीं है। मीशा की माँ जाने कौन थी कौन नहीं। ज़ारून तो वैसे ही इस घर का नवासा था। बाकी रहा हान, वो तो इनके मुलाजिम का बेटा था। मुराद भी छोटा था, इसलिए इसके दिमाग में ये बात डाल दी गई कि वही आला नस्ब है, इसके खून में मिलावट नहीं है। वो हर बात में इन सबसे उलझता, मारपीट करता। यूँ आहिस्ता आहिस्ता वो सब जुड़ते गए, जबकि ज़मान अकेला होता गया। और फिर जब वो सब तालीमी मैदान में कामयाबी समेटते चले गए, वहाँ ज़मान हसद में जलता भुनता, आवारा गर्दियों और दूसरे बुरे कामों में पड़ गया। किसी के समझाने का इस पर कोई असर ना होता। वक्त के साथ वो सब से मुतफिर होता गया। हमने बहुत पहले भी एक नावल में कहा था, वो हमारे दूसरे चैनल पे एक नावल था, हमें याद नहीं, उसमें भी कहा था कि जब एक हस्बैंड वाइफ के दरमियान लड़ाई होती है ना, मतलब नोक झोंक या कुछ भी हो रहा होता है ना, फ़नी नोक झोंक तो होती है वो ठीक है, लेकिन ऐसी लड़ाई हो रही हो तो वो बच्चों के सामने हरगिज़ नहीं करनी चाहिए। उन पे अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता। आपके बच्चे आपसे सीखते हैं, आप जो बोलेंगे वो आपको वही बुलाएंगे वापस। अगर आप गलत बोलेंगे दूसरों को या अपने हस्बैंड को या किसी को भी गलत बुलाएंगे ना, तो आपके बच्चे सेम आपको वही बोलेंगे। और आप क्योंकि अक्सर कहा जाता है ना काफ़ी मामलों में कि जो छोटा ज़हन होता है ना, वो हमेशा, मतलब छोटे बच्चे का ज़हन जो उसे सिखा दिया जाए ना, वो हमेशा बात याद रखता है। जैसे हमारी मम्मा कहती थी बचपन में कि सुबह उठ के ये चीज़ याद कर लो तो तुम्हें कभी भूलेंगी नहीं। वहाँ की मतलब अरबी की कुछ हयात थी, हमने याद की और हमें आज तक नहीं भूली। तो वो एक कहते हैं ना कि फास्ट सीखता है बच्चा, जो बचपन में सीख जाए वही होता है। तो कोशिश करें कि उसे अच्छा सिखाएं। ठीक है, सच कड़वा होता है या कुछ भी, अपने बच्चे को मानना ये वो ठीक आप लोगों को तकलीफ़ दे सकता है, लेकिन वो एक अच्छा इंसान बनेगा, वो बाद में आपको रिलैक्स फील रहेगा। तो कोशिश यही किया करें प्लीज़, क्योंकि काफ़ी मैरिड ख़वातीन सुनती हैं हमारे नावल, हमें पता चला। हम बस आप लोगों को अच्छा सलाह देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमें इस सब का इतना ज़्यादा नहीं पता, लेकिन फिर भी इल्म हासिल करना अच्छी बात है, जहाँ से भी मिल जाए ले लो बस। तो बुरा मत मनाइएगा, लेकिन ये होता है।
जब भी कभी लड़ाई हो ना तो बच्चों को कभी हरगिज़ शामिल ना करें ना उन्हें बातें, मतलब वो आपकी सुने। दूसरा, उन्हें कभी ना कहें कि आप इससे बेहतर हैं, आप इससे बेहतर क्यों, मतलब आप इससे बेहतर हैं या आप इससे कम हैं। क्योंकि हर एक इंसान को अल्लाह ताला ने अलग बनाया है। अगर वो उससे बेहतर होते या वो बेहतर है तो ठीक है, अगर वो उससे कम है तब भी ठीक है। अगर वो उससे मुकाबला करे कि मैं इसके जैसा हूँ, तो फिर अल्लाह ताला एक ही इंसान ना बना देता दुनिया में। फिर इतने ज़्यादा लोग क्यों होते हैं? एक ही होते, एक ही, या फिर सबकी एक ही सोच होती है, ऐसा कुछ भी। फिर हमें काफ़ी चीज़ें ऐसी होनी थी जिनकी आगाही नहीं हो सकती थी, क्योंकि सबकी सोच सेम होती, इस वजह से, ठीक है। ये बहुत गलत किया, स्टार्टिंग से उसकी मदर ने गलत किया, इस वजह से वो ऐसा बन गया। क्योंकि तरबियत करना या एक अच्छे राह पे लेके जाना ये पेरेंट्स का ही काम होता है। हर नफस सदमे से नहाल था। दुखों ने तो जैसे शाह हवेली की दहलीज ही पकड़ ली थी। खाने की मेज़ पर सवाए चम्मच कांटों के और कोई आवाज़ नहीं होती थी। कासिम शाह की तबीयत बहुत ख़राब रहने लगी थी। मर्द हज़रात तो काम पर चले जाते, जबकि ख़वातीन घर सारा दिन बुलाई बुलाई फिरती। दिन उदास और रातें वीरान हो चुकी थी जैसे। इरहा रूसा बेगम को अब मुश्किल दवा खिलाकर कमरे में आई तो याद आया इसे मराज के लिए चाय भी बनानी थी। अभी वहीं से वापस मुड़ी कि जब तक वो शावर लेकर आएगा चाय बना लेगी। जाने इससे क्या मसला चल रहा था इरहा को ठीक से मालूम न था, मगर इतना जानती थी कि कोई सीरियस इशू चल रहा था। वो अक्सर शहर से बाहर होता था, फिर कई कई दिनों बाद वापसी होती थी इसकी। आज भी 4 दिन बाद इसकी शक्ल नजर आई थी। आपकी चाय। कुछ ही देर बाद गर्मा गर्म चाय का मग इसने मुराद के पास टेबल पर लाकर रखा। शुक्रिया, आपकी चाय बहुत मिस करता हूँ मैं, अब कहीं भी जाऊँ तो बुरी तरह आदी हो गया हूँ आपके हाथ की चाय का। मुराद ने मुस्कुराते हुए चाय का सिप लेते तारीफ की। सिर्फ चाय? वो दिल में सोचती उदासी से मुस्कुराई। दिल वैसे ही कल से बात बे बात रोने को चाह रहा था। मुराद चाय पीते गहरी नज़रों से इसका जायजा लेते हुए इसके चेहरे को उतार चढ़ाव देख रहा था। कल कोई बात हुई है? इसके अचानक पूछने पर इरहा का दिल पूरी कुव्वत से सुकड़ कर फैला। नहीं तो क्यों, क्या हुआ? वह मुश्किल से खुद को नॉर्मल करती बोल पाई। वैसे ही पूछा, कल बात हुई मामा से तो पता चला आपकी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ था? ख्याल क्यों नहीं रखती अपना? हर वक्त खुद को इधर उधर के कामों में क्यों उलझाए रखती हैं? खुद पर भी तवज्जो दिया करें। इसने नरमी से इसका हाथ थाम कर इसे अपनी गोद में ही बिठा लिया। ठीक है तबीयत, घबराहट के मारे बोला ही नहीं जा रहा था। मामा मुझे कुछ और भी कह रही थी। मुराद ने इसकी घबराहट से महसूस होते जानबूझ के बात आगे बढ़ाई। वो इससे दो टोक बात करने का सोच कर ही अपना काम छोड़ कर आया था। क्या बात? इरहा को लगा इसका दिल सीने में नहीं जैसे कानों में धड़क रहा हो। वही बात जिस पर यकीनन आपने रो रो कर अपनी तबीयत खराब की होगी। इसका लहजा आँच देता हुआ था। इसकी गर्म सांसों की तपिश इरहा का चेहरा झुलसा रही थी। मैं नहीं, कब आपको गलतफहमी हुई होगी कोई। वह जल्दी से जो उल्टा सीधा बोल सकती थी बोलती। वो उठने लगी कि इसकी इतनी कुर्बत भी कहाँ बर्दाश्त होती थी। मुराद इसकी कोशिश नाकाम बनाते हुए मजीद इसकी तरफ झुका। आप शायद भूल रही हैं, मुझे गलतफहमियाँ नहीं होती। उफ, ये बंदा इरहा कैसे भूल सकती थी भला। खैर, आपने जवाब नहीं दिया मेरी बात का। वो दोबारा मुद्दे पर आया। मुझे नहीं पता आप कौन सी बात कर रहे हैं वो, और अब छोड़े, मुझे नमाज अदा करनी है अभी। वो अनजान बनी। ओके, तो मैं बता देता हूँ आपको, शायद फिर आपको याद आ जाए। वो शरारतन मुस्कुराते इरहा का दिल धड़का गया। बिलाशुबा वो मुस्कुराते हुए और भी हसीन लगता था। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं। वो जल्दी से बोली। यकीनन शाहाना बेगम इसे सब बता चुकी होंगी। इसकी कल तबीयत खराब हो गई थी, कुछ वैसे ही घर में चल रही टेंशन की वजह से, फिर रूसा बेगम की वजह से भी फिक्रमंद रहती थी। इसी वजह से खाने पीने पर कम ही तवज्जो दे रही थी। कल भी वो सारा दिन इधर उधर के कामों में उलझी रही कि शाम को मारे भूख के चक्कर आने लग गए। पहले इसको चक्कर और फिर ओवर ईटिंग के बायस होने वाली वॉमिट का वह सब कुछ और ही मतलब निकाल चुकी थी। इसने फ़ौरन से पहले इनकी गलतफहमी दूर की कि ऐसा कुछ नहीं है। अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द वो अपना कर्म करेगा। शाहाना, तुम ऐसा करना, किसी दिन इरहा को हॉस्पिटल ले जाओ, या मुराद को कहना कि किसी अच्छी सी डॉक्टर से चेकअप करवाएं। बीजान अपनी धुन में जाने क्या क्या बोल रही थी, मगर इरहा के सर पर तो धमाके हो रहे थे। जिस बात का डर था वही हुआ। ये बात मुराद तक पहुंच चुकी थी। वो इसके सामने रोना नहीं चाहती थी। हालांकि अपनी ज़िंदगी का ये सोनापन हर गुजरते दिन के साथ इसे भी शिद्दत से महसूस होता था, मगर वो क्या कर सकती थी सवाए सब्र और इंतज़ार के। मगर जाने क्यों इस दिल के सामने ज़ब्त के बावजूद इसका दिल भर आया और आंसू टिप टिप इसके गोद में रखे हाथों पर गिरने लगे। मुराद ने अंगूठे से इसके आंसू साफ किए तो वो होश में आई और फिर से उठने की कोशिश की, मगर इसकी गिरफ्त मजबूत थी। सो नाकाम रही। अपनी बेबसी पर इसे मजीद रोना आया। काफ़ी देर वो रोती रही। जब हिचकियाँ बंद गई तो मुराद ने खामोशी से टेबल पर पड़ा पानी का गिलास उठाकर इसके लबों से लगाया और इसके हाथों से इसकी कमर और एक हाथ से इसकी कमर रब करने लगा। हद है इरहा, मुराद शाह, इतने महीनों से आप सिर्फ रोने का ही काम कर रही हैं। अगर आपने रोने के बजाय मुझसे कभी बात करने की कोशिश की होती तो हालात इससे मुख्तलिफ होते। और नहीं तो ये भी बता दें कि मैं कब तक आपका मुंतज़िर रहूँ, कब तक आपके जवाब का इंतज़ार करूँ, कब तक आप खुद को इस अज़ियत में मुब्तला रखेंगी, कब तक मैं आपसे दूरी की सज़ा काटूं? क्या चाहती हैं आप? आखिर बता क्यों नहीं देती? रातों को आप रोती हैं। मैं लाइलम नहीं हूँ।
इस सब से, तो क्यों हम दोनों को जुदाई की मार मार रही हैं। पहले मैं आपको शोहर के ऐसे से कबूल नहीं था, ये मैं जानता हूँ, मगर मुझे नहीं पता कि आप अब आपकी ज़िंदगी में मेरी क्या जगह है। मैं खुद को आप पर थोपना नहीं चाहता। अगर ये करना होता तो आज हमारे दरमियान ये फासले ना होते। मैं आपकी रजामंदी चाहता हूँ, कोई इशारा ही दे दें, ख़त्म कर दें ये सब। मुराद मध्यम सा बोलता है, इसके कंधे पर सर टिका गया। आपकी आंखें जो कहती हैं वो आपके लबों पर क्यों नहीं है इरा? मैंने 12 इन आंखों में चुप पड़ा है, अब मैं वो आपके मुँह से सुनना चाहता हूँ। कह दो ना यार कि प्यार करने लगी हो मुझसे। क्यों अपने साथ साथ मुझे भी सूली पर लटका रखा है? आज बोल दें कि राहा शाह को मुराद शाह से मोहब्बत हो गई है। मिटा दे ये जानलेवा दूरियां प्लीज़। मुराद शाह की खमार में डूबी गंभीर आवाज़ में की जाने वाली सरगोशियाँ इराह को कांपने पर मजबूर कर रही थी। दिल था कि काबू से बाहर हुआ जा रहा था कि इसकी मोहब्बत और इराह के वजूद को आकाश बेल की तरह चिमट गई थी। सब वाज़ा हो गया था, सारे खदशे दूर हो गए थे, बदगुमानियों के बादल छट गए थे। इराह जो उसकी बेरुखी और खुद से रखे जाने वाले फासले पर यह समझ कर करती थी कि वो इससे अब अपने काबिल नहीं समझता, मगर ये गिरा भी आज खुल गई थी कि वो इसकी तरफ से पहल का मुंतजिर था। कुछ तो बोले। मुराद ने इसके बालों में मुंह घुसाते हुए इसे बोलने पर उकसाया। मेरी माँ शिद्दत से मुंतजिर है मेरे बच्चे खिलाने की। इससे पहले कि वो सच में आपको पकड़ कर किसी डॉक्टर के पास ले जाएं, बता दे मुझे क्या है आपके दिल में। इराह बिना कोई जवाब दिए इसके बटे हुए ध्यान का फायदा उठाती कांपती लचती टांगों से उठकर भागी और कमरे से निकल गई। मुराद का दिल धक से रह गया। सारा खुमार फिर से उठ गया। इसका क्या मतलब हुआ इराह का यूं बिना कुछ कहे उठ के चले जाना? क्या था ये सब? इसको झटक कर चाह चुकी थी वो। मुराद की ज़ात आज फिर सवालिया निशान बन के रह गई। अक्सर हमने नावल में देखा है ऐसे कुछ सिचुएशन होना, या वो क्या कहते हैं, हीरोइन कुछ छुपा रही हो या हीरो को छुपा रहा हो, तो ज़्यादातर माइंड नेगेटिव की तरफ ही जाता है। और ये सिर्फ नावल में नहीं होता, अक्सर ऐसी हकीकत में भी होता है। हालांकि नेगेटिव की तरफ के बजाय हम पॉजिटिव भी तो सो ही सकते हैं। ऐसे तुम कह भी तो सकते हो, वो शर्मा कर चली गई, नेगेटिव ही जाना है। ओके जी, आगे वाले एपिसोड पर तक खैर छोड़े हमारे तबसरे। रात वो मुराद के सोने के बाद आई थी और सुबह वो इसके उठने से पहले जा चुका था। इसे परेशानी तो हुई, मगर फिर कुछ सोच के रिलैक्स होगी। इसे आज जरूसा बेगम को लेकर डॉक्टर के पास भी जाना था कि इनकी ये गंभीर खामोशी सबके लिए परेशानी का बायस बनी हुई थी। सब तो नॉर्मल हो गए थे, मगर वो वैसे ही खामोश कमरे में बंद थी। शायद ही इनका एहसास जुर्म था जो इन्हें कुछ कोके लगा रहा था। हसद की आग में जलता भुनता इनका बेटा सारी जिंदगी बंजारों की तरह भटकता रहा और आखिरकार इसी जलन में वो अपने भयानक अंजाम को पहुंचा। सब ठीक था, मगर फिर भी सब उदास से थे। एक दिन एक अनदेखी वहशत की लिपेट में थे सब। इराह जल्दी से तैयार होकर रूसा बेगम को साथ लिए बाहर आई। अरमान इनका वेट कर रहा था। इनका इरादा था किसी अच्छी साइकोलॉजिस्ट के पास जाने का। उष्णा की नाज बर्दारियों में सबने कोई कसर ना छोड़ी थी, जबकि मीशा का बस नहीं चढ़ रहा था कि या तो वो सब छोड़ के घर बैठ जाए या फिर उष्णा को साथ ले जाया करे। उष्णा की जरा सी तबीयत बोझल होती तो इसकी जान पर बनाती, सही मानों में हथेली का छाला बना के रखा हुआ था। आजकल सर शाम ही वो हवेली में मौजूद होता था, जिस पर इसका खूब रिकॉर्ड भी लगता। अब एहसास हुआ कि औलाद क्या चीज़ है। कितने कितने दिन शक्ल नहीं दिखाते थे। मैं कैसे परेशान रहती थी। बीजान ने प्यार से इसके बालों में हाथ फेरते हुए कहा, तो आपने हमें क्यों सिखाया कि हमें कुछ करना है, कुछ बनना है, और वो भी ईमानदारी से? अगर आपने हमारी गट्ठी में शामिल ना किया होता तो हम भी बिना कुछ किए आराम से ड्यूटी छोड़ के घर आ जाया करते और तनख्वाह ले लेते, जिसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं कि अल्लाह का दिया सब कुछ है। मगर ये आपकी तरबियत का नतीजा है कि मैंने अपने मुल्क के लिए जितना मैं कर सकूँ इतना करने का फ़ैसला किया, और फिर मेरे भाइयों ने भी ये राह चुनी। आज वो सब अपनी अपनी जगह पर जिस जिस ओहदे पर काम कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि वो भी अपना काम ईमानदारी से, लगन से और पूरे जोश व वलवले से कर रहे हैं। मीर ने इनकी गोद में सरकते इन्हें तफसीलन जवाब दिया, अल्लाह तुम सबका निगहबान है, तुम सबको अपनी अमान में रखे। मुझे फ़क्र है अपने सब बच्चों पर कि वो अपने मुल्क और कौम की खिदमत के लिए अपने आराम सुकून दिन रात को पुष्ट डालकर लगन से काम कर रहे हैं। अल्लाह सब माओं के बेटों की खैर करे, जिनकी वजह से हम सब सुकून से सोते हैं कि वो मुख्तलिफ महाजों पर डटे हुए हैं और नागहानी हालात में वो मुल्क का दुश्मन अनासर से नबर्द आजमा होते हैं। आमीन। बस आपकी दुआओं का ही नतीजा है। बीजान के हमें मुश्किल से मुश्किल हालात से भी निकाल लेती हैं। हमें कभी डर नहीं लगा, क्योंकि हमें पता है कि आप हमारे लिए दुआ गो होंगी, और यही बात हमें और हिम्मत देती है। वो दोनों दादी पोता आज फुर्सत से गुफ्तगू में मगन थे कि मीरशाह छुट्टी पर था और उष्णा इस वक्त सो रही थी, जिस वजह से वो कुछ टाइम के लिए उठकर बीजान के पास चला आया था। इरा हॉस्पिटल गई हुई थी। फरवा को रात से फीवर था, वो अपने कमरे में थी। माहिमा यहाँ के ऑफिस जाने के बाद से मुलाजमा से हवेली की सफाई करवाने में मसरूफ थी, जबकि हुरिया अपने कमरे में ही थी नाश्ते के बाद से। शबाना आज ये सारे की वेट
क्वेश्चन आई थिंक लिखा है कि कवर चेंज करना, मैंने दूसरे निकलवा के रखे हैं, वो चढ़ा देना। वो मुलाजमा को हदायत देती पलटी के अंदर दाखिल होते ज़ारून पर नजर पड़ी। कुछ देर तो इसे अपनी नज़रों का धोखा ही लगा, फिर चीख मारती वो भाग कर इसे लिपट गई। भाई कहाँ चले गए थे आप? आपको पता भी है सब कितना परेशान थे। और हुरिया भाभी क्या आपको नहीं पता इनकी हालत कितनी ख़राब थी? वो बच्चों की तरह सूं करती इससे लिपटी हुई थी। ज़ारून उदासी से मुस्कुराया और इसके सर पर प्यार किया। अच्छा बाकी का इंटरव्यू बाद में कर लेना, आगे तो आने दो यार। ज़रा नहीं बदली तुम, सारी शर्ट मेरी ख़राब कर दी नाक लगा लगा के। खुदा के लिए आहान की शर्ट्स का ऐसे कबाड़ा ना करना, बहुत नफीस बंदा है वो। ज़ारून ने इसका अपनी तरफ से ध्यान हटाने को बात बदली, जबकि महिमा अपने भाई के मुंह से ऐसी बात सुनकर बुरी तरह नर्वस हुई। और सॉरी, आए आप अंदर आए। बाकी सब कहाँ हैं? इसने खाली लाउंज देखकर चारों ओर नज़र घुमाई। वो दुश्मन जहाँ भी कहीं नजर ना आई, कमरे में थी शायद। अगर सबसे मुराद हुरिया भाभी हैं तो वो इस वक्त कमरे में है और यकीनन आपसे बहुत नाराज़ भी हैं। मैंने सबका ही पूछा है। बीजान अपने कमरे में है, नाना जान पंचायत में गए हैं। इससे पहले वो फर्दन सबका बताती वो उठकर बीजान के कमरे की तरफ चल दिया। शुक्र है तुझे ये तो याद था कि तेरा कोई घर भी है और वहाँ कुछ लोग तुम्हारे मुंतजिर हैं। शर्म तो नहीं आई होगी तुझे? एक बार भी हमारा ख्याल नहीं आया कि हम सब परेशान होंगे? तू ऐसा तो नहीं था ज़ारून। तुझे हुरिया के बारे में सोचना चाहिए था। इसकी हालत तुम्हारे सामने थी। इसने भी अपना बच्चा खोया था। इसे सबसे ज़्यादा तुम्हारी ज़रूरत थी, मगर तुम तो ऐसे गए कि पलटे ही नहीं। बीजान इसी क्लास लेने में मसरूफ़ थी और वो खामोश बैठा सुन रहा था, जैसे अपने किसी अमल का कोई जवाब था नहीं इसके पास। मीशा कुछ पर तरस आया, कैसा मुरझा सा गया था वो। कहाँ वो हर वक्त फ्रेश सा टिप टॉप सा ज़रून शाह और कहाँ ये नढाल कमलाया हुआ थका मांदा सा ज़रून शाह। यकीनन इसने भी बहुत बर्दाश्त किया है, बहुत कुछ इसने अकेले सहा था। अच्छा बाकी इसको बाद में डांट लीजिएगा, मेरे ख्याल में अभी इसे कमरे में जाने दो। हुरिया से भी इसकी मुंतजिर होगी, मेरे ख्याल में बाकी की कसर वो पूरी कर देगी। बिलाकर मीरशान ने इसकी रिहाई करवाई। बोझल कदमों से चलता वो अपने कमरे के सामने खड़ा खुद को कंपोज करा था। एक लंबा सांस लेकर इसने दरवाज़ा खोला। कमरे में अंधेरा फैला हुआ था, सारी लाइट्स ऑफ की हुई थी। ज़ारून ने आगे बढ़ के लाइट्स ऑन की। महिमा प्लीज़ ऑफ कर दो, मेरे सर में पेन है, आंखों को चुभती है ये रोशनी। हुरिया ने करवट बदले ही कहा। ज़ारून ने ताबेदारी के रिकॉर्ड अपने नाम करते लाइट्स ऑफ कर दी। कमरे में एक बार फिर नीम तारीखी फैल गई। कुछ सोचता वो आहिस्ता आहिस्ता चलता बेड के करीब आया और उसकी पुश्त को घूरता रहा। समझ नहीं आ रही थी कि क्या कहें। इसके पास तो दिलासे के लिए दो बोल भी ना थे। तकलीफ तो दोनों की बराबर थी, मगर जो अज़ियत ज़ारून ने बर्दाश्त की थी वो सिर्फ वही जानता था। एक गैरतमंद मर्द के लिए ये मरने का मकाम होता है कोई इसकी बीवी इसकी इज्जत पर हाथ डाले। खुद से लड़ते लड़ते ज़मान को ढूंढते इसके पीछे भागते कितना थक गया था वो इस सारे पीरियड में। अकेला गुस्से से करता खुद ही जलता रहा। मजीद खड़े रहना इसके लिए इसे एकदम ही दुश्वार लगने लगा, तो आहिस्ता से बेड पर लेटा और हाथ बढ़ाकर हुरिया को अपने साथ लगाया। वो जो समझी कि महिमा आई होगी और फिर लाइट्स ऑफ होने पर वो रिलैक्स हो गई थी, मगर इस संगदिल का लिमस महसूस करते वो तड़प कर दूर होने लगी, जो कि फ़िलहाल मुमकिन न था। कितना तड़पी थी वो, कितना बिलकी थी। हर लम्हा पर हर पल आई थिंक इसे याद किया था कि वो आज आ जाएगा, कल आ जाएगा, मगर इसे एक बार भी ख्याल नहीं आया। हर आहट पर वो दरवाजे की तरफ मतवज्जा होती कि शायद वो आया हो। कितनी रातें इसने दर्द से सिसकते गुजारी, मगर इसे एक भी ख्याल नहीं आया कि दो पल के लिए ही आ जाए, इसे दिलासा दे जाए। छोड़े मुझे, वो गुराई। वो खामोश रहा। सुनाई नहीं दे रहा क्या कह रही हूँ मैं? इसका दिमाग आउट हुआ इसकी खामोशी पर। सुन रहा हूँ मगर अमल करने से कासिर हूँ। वो मध्यम सा बोलता मजीद इसे खुद में पींच गया। हर बार जो आप चाहें वही हो, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है मिस्टर ज़ारून शाह। वो तड़क कर बोली। इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाना ही तो असल काम है मिसिस ज़ारून शाह। वो होले से मुस्कुराता गोया हुआ। दूर है मुझसे, छोड़े मुझे। ये दोनों काम ही इस वक्त मुमकिन नहीं। सो आराम से लेटी रहे। वो ऑर्डर करता मुंह इसके बालों में घुसाता हुआ बोला। हुरिया को ज़हर लगा इसका यूं धौंस जमाना। मुझे नहीं लेटना, आप लेटे रहें, पीछे हटें। क्या है यार, कुछ देर सुकून से सोना चाहता हूँ तो जाएं, जहाँ इतने दिनों से सुकून मिल रहा है आपको, अब भी वहीं जाएं। यहाँ क्या लेने आए हैं अब? अगर कहीं सुकून होता तो यहाँ क्यों आता? अभी सिर्फ सोना चाहता हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे बरसों से जगा हुआ हूँ। बाकी बातें हम बाद में करेंगे। अभी के लिए अगर हो सके तो इतनी मेहरबानी कर दें कि सुला दें अपने ज़ारून शाह को। बहुत रातों का जागा हुआ हूँ, रूह तक थका हुआ हूँ, पोर पोर जख्मी हूँ। आपके सारे गिले शिकवे बजा हैं, मगर अभी कुछ देर के लिए मुझे सुकून चाहिए। मैं कुछ सोचना नहीं चाहता, बस आपको महसूस करना चाहता हूँ, प्लीज़। आखिर में इसका लहजा मुल्तजी था। सारे अल्फाज गले में ही दम तोड़ के ज़ारून के
का लहजा ऐसा था कि वो चुप ही रह गई, मगर जब भी इसने ज़ारून का हाथ अपने पेट पर महसूस किया और गर्म साल मादा इसे अपने बालों में गिरता महसूस हुआ तो इसका दिल धक से रह गया। बेख्तियार इसकी आंखें छलक गई कि नुकसान तो इन दोनों का बराबर का हुआ था। वो इसे चुप करवाना चाहती थी, मगर इसके तो अपने आंसू नहीं रुक रहे थे। वो इसे क्या दिलासा देती। ज़ारून ने खुद को संभाला और फिर इसका रुख अपनी तरफ मोड़ा। कितनी देर इसके चेहरे पर जाने क्या तलाश करता रहा। प्यासी निगाहें एक एक नक्श पर भटक रही थी। आई एम सॉरी। इसको नज़रों के हिसार में लिए वो बस इतना ही कह पाया। हूरिया के आंसू में मजीद इजाफा हो गया। इस सारे अरसे में यकीनन आपने मुझसे ज़्यादा तकलीफ बर्दाश्त की है, मगर मैं आपकी दूरी के साथ साथ अपने अंदर छिड़ी हुई जंग से भी नबर्द आजमा था। मेरे होते हुए आपके साथ ये सब हुआ। ये ख्याल मेरे अंदर ऐसा आतिशफ़शा भर देता है कि दुनिया को आग लगा देने को दिल करता है। मैंने दिन रात का फ़र्क भुला दिया। इसे ढूंढने में खाना पीना सोना सब कहीं पीछे रह गया था। बस एक ही जुनून था इस इंसान की तलाश जिसकी वजह से मेरी बीवी ने इस कदर अज़ियत बर्दाश्त की, जिसकी वजह से हमने अपना बेटा खो दिया। इस सारे अरसे में हर पल आपका ख्याल, आपकी याद मेरे साथ थी। जब जब आप रोती मेरा दिल करता सब छोड़ के वापस आ जाओ, मगर आपका सामना करने की हिम्मत भी ना थी। आपके मुजरिम को सजा दिए बगैर वापस कैसे आ जाता, और अगर आप एक बार आ जाता तो जाना मुश्किल हो जाता। फिर जब वो मुझे मिला इससे पहले कि मैं इससे हिसाब लेता, तकदीर ने मुझसे पहले इसे घेर लिया। मैंने बहुत कोशिश की इसे बचाने की कि मैं इसे इतनी आसानी से मरने नहीं देना चाहता था, मगर मैं इसे बचा नहीं सका और वो चला गया। मेरे अंदर मजीद वहशतें भरकर इसकी मौत के बाद भी खुद से उलझने में मसरूफ़ रहा, ना रसाई के गम में न ढाल रहा। फिर जब मैं थक गया तो चला आया। हो सके तो माफ़ कर दे मुझे कि मैं कुछ भी नहीं कर पाया, वरना आपके मुजरिम को वो सज़ा देता कि दुनिया देखती। इसे सीने में पीछे इसके बालों को अपने मुंह पर बिखराए वो इस थके आ रहे मुसाफिर की तरह था जो अपने कठिन और सब्र आजमा सफ़र के बाद घने सायादार दरख्त के साए में लेटा हुआ हो। हूरिया ने अपने आंसू साफ करते हुए मुश्किल से खुद को संभाला और कुछ कहे बिना ज़ारून के बालों में उंगलियां चलाने लगी कि इस वक्त दोनों को ही सुकून चाहिए था, जिसके लिए वो दोनों करीबन 1.5 माह से तरस रहे थे। अगर वो लम्हा इसके लिए सिसकी थी तो वो भी इससे दूर पल पल तड़पा था। अब कहीं जाके दोनों को सुकून मैसर आया था, जिसके लिए वो दोनों तरस रहे थे। जल्दी वो दोनों एक दूसरे से लिपटे नींद की गहरी वादियों में उतर गए। जब हूरिया की आँख खुली तो शाम के साए ढल चुके थे, जबकि ज़ारून का शायद अभी उठने का कोई इरादा न था कि अभी वो भी काफ़ी गहरी नींद में था। हूरिया की कितनी देर इसके चेहरे को देखती रही। कुछ लोग कितने धड़ल्ले से आपकी ज़िंदगी में चले आते हैं और फिर आपके जिस्मों जहाँ पर काबिज़ हो जाते हैं। ज़ारून शाह भी ऐसे इसकी ज़िंदगी में ज़बरदस्ती आया था और फिर हूरिया के लिए सब वही बन गया। वो नाराज़ तो बहुत थी इससे, मगर कुछ देर पहले वो देख चुकी थी कि वो भी दर्द के दरिया पार करके आया था। वो भी इतना ही बेचैन रहा था, इतना ही तड़पा था। सो दिल में पलती बदगुमानियां धुल गई थी, मगर वो इसे झूठ मूठ के नखरे और गुस्सा ज़रूर दिखाने वाली थी। आखिर को इसने भी तो कितना सताया था इसे। आहिस्ता से इसकी बाहों का हल्का तोड़ती वो उठी, कंफर्टर इस पर ठीक करते हुए फ्रेश होने के लिए चलती। शावर लेने से तबीयत पर छाई मजनी सी दूर हुई तो भूख का एहसास जोरों से हुआ। डिनर में अभी टाइम था, सो वो कुछ हल्का फुल्का सा खाने का इरादा करती बाहर आई। सामने से बीजान और शाहाना बेगम नजर आ गई तो फिर शबाना को अपने लिए सैंडविच का बोलती इनकी तरफ चली आई। कैसी है मेरी बेटी? बीजान ने मोहब्बत से इस्तफसार किया। ठीक हूँ बीजान, वो हल्का सा मुस्कुराई। और वो नालायक किधर है? इनका इशारा ज़ारून की तरफ था। वो सो रहे हैं, हूरिया ने मुस्कुराहट जब्त करते जवाब दिया। जब इसकी नींदें पूरी हो जाएं तो इसे बता देना इसके नाना ने याद किया है इसे, अगर फुर्सत हो तो मिल ले इनसे। बीजान का गुस्सा अभी तक ठंडा नहीं हुआ था। मैं क्यों, आप कह दीजिएगा ना। वो साफ दामन बचा गई। बहुत गुस्सा आया हुआ है इस लड़के पर मुझे। अपनी मोहब्बत के हाथों मजबूर हूँ, वरना अच्छी तबीयत साफ करती इसकी। अच्छा ना छोड़ें, आप क्यों अपना दिल चला रही हैं? ज़रा बात कम कर दें, खुद ही ठीक हो जाएंगे और मनाएंगे भी। मैंने भी यही सोचा है। इसने राजदारी से बीजान की तरफ झुकते हुए इन्हें मशवरा और अपना प्लान भी बताया। शाहाना बेगम हंसती इनकी मनसूबाबंदी पर कि वो जानती थी बीजान अपने बच्चों से नाराज़ नहीं हो सकती। हूरिया मज़े से सैंडविचेस से इंसाफ कर रही थी। मुबारक माय डियर भाभी। माहिमा ने इसे ज़ोर से गले लगाकर मुबारकबाद दी, जबकि सामने से आते हान को देखकर हूरिया बुरी तरह झिनक गई, मगर माहिमा हान की आमद से बेखबर अभी तक इसके गले लगी हुई थी। अस्सलाम वालेकुम। हान ने मुश्तरका सलाम किया तो माहिमा करंट खाकर पीछे हटी। कैसी हैं आप? इसने हूरिया से इस्तफसार किया। जी ठीक हूँ भाई, वो खुशदिली से बोली। जब फ्री हो जाएं तो इन्हें रूम में भेजेगा। इसने माहिमा की तरफ इशारा करके हूरिया को कहा, अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। ये क्या था? माहिमा कुछ कर रही है, समझ न आया। इनके दरमियान ताल्लुकात खुशगवार ना सही, मगर ऐसे भी ना थे कि वो इसे मुखातब भी ना करता। मेरा ख्याल है भाई जेलिस हो रहे थे, हूरिया ने शरीर अंदाज में कहा। जेलिस किससे और क्यों? माहिमा ने ना समझी से इसकी तरफ देखा। शायद मुझसे जेलिस हो रहे हों क्योंकि इनकी बीवी इस कदर वारफितगी से मुझे लिपटी हुई थी। शट अप। माहिमा का रंग पल में बदला। इससे पहले हूरिया मजीद इसका रिकॉर्ड लगाती वो अपने कमरे की तरफ बढ़ी। इससे सारे अरसे में हान की बदौलत इतना ज़रूर हुआ था कि वो इससे बात करने लगी थी। कभी कुछ पूछना होता या कुछ बताना होता तो अब सहूलत से वो बात कर लिया करती थी। हान के लिए अभी यही बहुत था।
ये क्या था? अहान फ्रेश होकर बाहर निकला तो वो थानेदारनियों की तरह इसके सर पर मौजूद थी। क्या वो अनजान बनता बाल बनाने में मसरूफ था? आपने अभी हुरिया के सामने ऐसे क्यों बोला? वो दांत पीस गई इसकी बेखबरी वाले अंदाज पर। वैसे ही नॉर्मली बोला था। क्यों, उन्होंने कुछ कहा आपसे? अब वो इसकी तरफ मुड़ा। नहीं, इसने क्या कहना? खैर आप बताएं क्यों बुलाया था? वो जल्दी से बात बदल गई। वैसे ही बुलाया क्योंकि आपको खुद से तो शायद मेरे पीछे आने का ख्याल ना आता, इसलिए मैंने टेंशन सीख करने के लिए बोल दिया। अहान ने पूरी ईमानदारी से जवाब दिया। महिमा बस घूर के रह गई। एक कप चाय पिला दें अपने हाथों से बनाकर। महिमा के घूरने को नज़रअंदाज किया। वो चुपचाप चाय बनाकर लाई और इसके सामने रखी। शुक्रिया। अहान ने चाय का सिप लेते हुए इसको देखा जो कुछ उलझी उलझी सी दिखाई दे रही थी। क्या बात है, कुछ कहना चाहती हैं? महिमा को समझ न आया क्या करें। क्या इसे कह देना चाहिए, मगर नहीं जानती थी कि इसका क्या रद्द-ए-अमल होगा इस बात पर। फिर कुछ सोचकर वो चुप ही रही कि अभी मुनासिब नहीं। नहीं, कोई बात नहीं, बस थक गई हूँ, कुछ देर आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। वो खुद को संभाल चुकी थी। इस टाइम सोना ठीक नहीं, थोड़ी देर तक खाना खा के सो जाइएगा। अहान को पता था कि जो कह रही है बात वो नहीं है, मगर इसने इसरार करना भी मुनासिब ना समझा। दिल तो नहीं कर रहा खाना खाने को, इसका हर चीज़ से दिल अचाट सा हो गया। कभी कभी दिमाग की भी सुन लेनी चाहिए, हर बात दिल की भी नहीं मानी जा सकती। ये भी ठीक कहा। खैर आप काम करें, मैं आती हूँ। अगर मैं काम नहीं करूं तो क्या आप नहीं जाएंगी? इसने लैपटॉप साइड पर रखा। महिमा को समझ न आया क्या जवाब दे। बोला वो यहाँ बैठकर करती भी क्या? इनके दरमियान इतनी बेतकल्फी भी ना थी। वो मैं बस अभी आ जाऊंगी, फिर बस एक काम था, इससे यही बहाना सोचा। अहान देख रहा था कि जितनी वो कोशिश कर रहा है इनके दरमियान सब नॉर्मल हो जाए, महिमा इतनी इससे दूर भागने लगी थी। पता है इसकी कितनी एपिसोड है? 70+। और अभी हम 55 पे हैं और 1 घंटे की वीडियो बन भी चुकी है, क्योंकि हमने लास्ट टाइम एक और पिछली भी की थी, 50 भी की थी। 50 से 55 5 एपिसोड में 1 घंटे की वीडियो बन गई है। और हम 1 घंटे की वीडियो देते हैं और हमारे गले में भी पेन हो रहा है शदीद। ओके, इसके साथ हमें दूसरे नावल की भी रिकॉर्डिंग करनी है। मिस्टर 85 लव के इसके भी रीडर पूछ रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे पार्ट करते हैं। अगले पार्ट में मिलते हैं। प्लीज़ हमें याद करवा दे करें। हमें इंस्टाग्राम पे किसी ने याद करवाया, वो अकाउंट हमारी कज़न ज़्यादा यूज़ करती है, लेकिन अक्सर हम कभी कभी वहाँ पर हाजिरी लिखा लेते हैं। तो हमें वहाँ पे किसी ने याद करवाया था, तो हमने कहा कि हम कल को पोस्ट कर देंगे, और हमने फिर आज पोस्ट कर दी, मतलब आप तक पहुँच गई। थैंक यू याद करवाने के लिए। अगर आप लोग चाहें तो प्लीज़ हमें याद करवा दीजिएगा, इधर ही याद करवा दीजिएगा बेशक। अक्सर हम इधर कमेंट कम देखते हैं ना, इस वजह से। ओके, अगली वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। तो हमें याद रखिएगा। कुछ चीज़ें इस एपिसोड में सीखने वाली थी, जो कि हमें जैसा मतलब इंसान की जिधर तक सोच महदूद है उधर तक वो बता देता है। हमारी जहाँ तक महदूद थी हमने आप लोगों को अपनी सोच के मुताबिक बता दिया। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग भी लास्ट में बताइएगा। अपनी अपनी राय लास्ट में रखिएगा कि क्या होना चाहिए क्या नहीं। अगर 2000 लोग भी पढ़ रहे हैं तो उनमें से 200 लोग भी बता देंगे तो अच्छी बात है। कमेंट लोग चेक करते ही रहते हैं, क्या पता आप लोगों की राय से कोई अच्छा काम ही कर लें या कोई सुधर जाए या कुछ भी, मतलब कुछ भी हो सकता है। आप लोगों के छोटे अल्फाज कुछ मतलब असर रख सकते हैं। ठीक है, अगली वीडियो में मिलता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिस्टर 85 लव की एपिसोड भी रीड करनी है, सो वो भी रीड करके जल्द से जल्द पोस्ट कर देंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।